स्वागत है आपका फाइनल ट्रेड में। नमस्कार, मैं हूं दीपांशु भंडारी। एक्शन के लिए हो जाइए तैयार, क्योंकि है वीकली एक्सपायरी का दिन और उससे पहले बाजार आपको उतार चढ़ाव दिखा रहा है। बट इसमें अच्छी बात है, 18,100 के ऊपर निफ्टी होल्ड कर रहा है, 42,300 के आसपास बैंक निफ्टी होल्ड करते हुए दिख रहा है। जिस तरह से 2 दिनों में अमेरिकी बाजारों में गिरावट हुई, स्पेशली कल रात की, उसके बाद देखेंगे तो हमारे बाजार थोड़ा स्टेबल है। कई सारे नतीजे आ रहे हैं, उनका रिएक्शन है, कई सारे नतीजे आने वाले हैं, उसका है इंतजार। आइए सबसे पहले इस समय की जो बड़ी बातें हैं वहां पर कर लेते हैं फोकस। छोटे दायरे में ही ट्रेड है, 50 अंक नीचे आपको निफ्टी दिख रहा है, बट सुबह के डिप के बाद थोड़ा संभला हुआ भी है। ये बाजार 18,100 के ऊपर होल्ड करते हुए दिख रहा है। सेंसेक्स भी करीब 150 अंक नीचे आपको दिख रहा है। निफ्टी बैंक भी अगर आप देखेंगे तो 150 अंकों की ही गिरावट दिखा रहा है, बट 42,300 का लेवल होल्ड करते हुए आपको इस समय निफ्टी बैंक दिखेगा। नतीजों के बाद इंडसइंड बैंक ये 3% टूटा है। हालांकि नतीजे थोड़े ठीक ही आए थे, बट बैंक्स में आज दबाव है। पीएसई यानी कि पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेस का इंडेक्स 0.5% ऊपर है। आईटी इंडेक्स में भी हल्की बढ़त आपको दिख रही है। परसिस्टेंट सिस्टम्स का दमदार रिएक्शन आ रहा है नतीजों के बाद, बट बाकी सभी सेक्टर्स में दबाव बना हुआ है। एफएमसीजी, रियल एस्टेट, एनर्जी, प्राइवेट बैंक्स, ऑटोज, स्मॉल कैप्स, यहां पर आधे से 1% तक की आपको गिरावट दिख रही है। डाउ फ्यूचर्स ये भी सुबह से ही सुस्त हैं, 50 अंक नीचे, बट नैस्डैक फ्यूचर्स यहां पर आपको सपाट कारोबार दिखेगा। यूरोप के बाजार में भी 0.5% की गिरावट है। तो कोई ऐसी बड़ी गिरावट नहीं आ रही है, कोई ऐसी बड़ी मूवमेंट नहीं आ रही है, बट कोई ऐसा बड़ा ट्रिगर भी नहीं आ रहा है जिसकी वजह से बाजार आपको किसी भी तरह का एक्शन दिखाए। अब एक्सपायरी है, थोड़ी वॉलेटिलिटी शायद आखिरी 1-1.5 घंटे में आए, उस पर रहेगा फोकस। और ऑफकोर्स स्टॉक्स में जो मूव आ रही हैं उस पर तो हम बात करने ही वाले। हमारे सारे एक्सपर्ट्स भी जुड़ने के लिए तैयार। आइए उससे पहले आज के जो कुछ नतीजे आ चुके हैं इन पर बात कर लेते हैं, और साथ ही कुछ खबरें जो आई हुई हैं बाजार के लिए इंपॉर्टेंट ट्रिगर्स क्या हैं ये भी जान लेते हैं। कुशल और अरमान हमारे साथ हैं तैयार। कुशल, गुड आफ्टरनून, बताएं इंपॉर्टेंट ट्रिगर्स कौन से हैं बाजार के लिए? गुड आफ्टरनून दीप। यहाँ पर ट्रिगर्स के लिहाज से आपको निफ्टी से अभी भी एचयूएल के नंबर्स आने बाकी हैं, साथ ही एफएनओ स्पेस से एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक, कैनफिन होम्स, हैवेल्स, इंडिया मार्ट इंटरमेश, एलएनटी टेक्नोलॉजी, एम्फेसिस, पॉलीकैब और पीवीआर के भी नंबर्स आएंगे। कैश सेगमेंट में तो लंबी सूची है आज नंबर्स की, पर हिंदुस्तान जिंक यहाँ पर भी नजर रखिए, क्योंकि बोर्ड बैठक में नतीजों के साथ साथ डिविडेंड पर भी विचार किया जाएगा। आईएफएल वेल्थ मैनेजमेंट यहाँ पर नतीजों के साथ डिविडेंड, बोनस और शेयर विभाजन पर भी कंपनी विचार करती हुई दिखेगी। जहां तक टेक्नो इलेक्ट्रिक एंड इंजीनियरिंग का सवाल है, यहाँ पर इसके बायबैक आज बंद हो जाएगा, और साथ ही अंजलि पोर्टलैंड सीमेंट राइट्स इशू यहाँ पर कंपनी का बंद होता हुआ भी दिखेगा। ग्लोबल इवेंट के लिहाज से यूरोप की ईसीबी मॉनेटरी पॉलिसी की मीटिंग जो हुई थी उसके मिनट्स जारी होते हुए नजर आएंगे। साथ ही दिसंबर महीने का यूएस का हाउसिंग स्टार्ट्स डेटा भी आएगा। इनफैक्ट फेड वाइस चेयरमैन ब्रेनार्ड आज एक पब्लिक इवेंट में भी हिस्सा लेते हुए दिखेंगे। कल के दिन में लंबी सूची है नतीजों की। सबसे पहले तो निफ्टी से एचडीएफसी लाइफ, जेएसडब्ल्यू स्टील एंड बाजार का दिग्गज रिलायंस इंडस्ट्रीज ये भी अपने नंबर्स पोस्ट करेंगी। साथ ही एफएनओ स्पेस से अतुल लिमिटेड, बंधन बैंक, कोफॉर्ज, आईईएक्स, पेट्रोनेट एलएनजी, एलटीआई माइंट्री समेत आरबीएल बैंक के भी नंबर्स आएंगे। इनफैक्ट सिनेमा लवर्स डे कल ये सेलिब्रेट किया जाएगा, और यहाँ पर काफ़ी सारी कैटेगरीज में यहाँ पर टिकट्स 99 रुपीज़ पर आपको अवेलेबल होंगी। कौन सा दिन है? एक कौन सा? सिनेमा लवर्स डे। सिनेमा लवर्स डे। हाँ, जरा इसके बारे में डिटेल में बताएं। लिंक भी है बाद में? लिंक भी है, बना रहे तो डिटेल में लेकर आएंगे। अच्छा, बना रहे हो? हाँ। अभी आ जाना चाहिए, कल है ना दिन? हाँ, आ जाएगा। तो कल सबको 12 से 3 छुट्टी दे दे। अगर ऐसे ही मार्केट है तो क्या है, मतलब वैसे भी कुछ तो हुआ नहीं। जैसा 12 बजे छोड़ा था वैसे ही 3 बजे। हाँ, 99 में एंजॉय भी कर लेंगे। 99 में एक पे एक फ्री नहीं। तो चलिए जल्दी से कुशल ये डिटेल्स लेके आइए। हमारा इंटरेस्ट उसी में अब बचे हुए 1.5 घंटे में। साथ ही वैद फिनसर्व, इस पर भी ध्यान रखिए, क्योंकि यहाँ पर बीएससी पर तो ये कंपनी ऑलरेडी लिस्टेड है, अब एनएससी पर भी लिस्ट होती हुई दिखेगी। आइनॉस स्टायरोलेशन इसका नाम बदल के स्ट्राइनिक्स परफॉर्मेंस मटेरियल्स कल से होता हुआ नजर आएगा। एक्स डेट है काफ़ी सारे स्टॉक्स की, जिसमें हेरिटेज फूड शामिल है, जिसके राइट्स इशू की ये एक्स डेट है। और साथ ही ग्लोबल इवेंट के लिहाज से दिसंबर महीने का सीपीआई आंकड़ा, जापान का और यूके का कंज्यूमर कॉन्फिडेंस और रिटेल सेल्स डेटा दिसंबर महीने का इनका भी आता हुआ दिखेगा। और अंत में 21 जनवरी शनिवार को निफ्टी से आईसीआईसीआई बैंक, कोटक महिंद्रा बैंक, एसबीआई लाइफ और अल्ट्राटेक अब सीमेंट के नंबर्स आएंगे, और एफएनओ स्पेस से आईडीएफसी फर्स्ट बैंक भी अपने नंबर्स डिक्लेयर करेंगे। स्टॉक स्प्लिट पर चर्चा करेगा अपोलो माइक्रो सिस्टम्स की कंपनी और लाइका लैब्स, इसमें भी इक्विटी के जरिए पूंजी जुटाने पर कंपनी की बोर्ड बैठक होगी। तो काफी सारे ट्रिगर्स हैं। ओके, तो ढेरों ट्रिगर्स हैं जिस पर है नजर। एक बार अरमान से जो नतीजे आए हैं और खबरें आई हैं वो भी जान लेते हैं। अरमान, गुड आफ्टरनून, बताइए।
जी सबसे पहले दिग्गज एशियन पेंट के नतीजे आते हुए दिखे हैं। वहाँ पर मुनाफा अगर आप देखेंगे लगभग 3.8% लगभग फ्लैट रहा है, वहाँ पर इतनी बढ़ोतरी हुई है। आय में भी देखेंगे, आय भी लगभग फ्लैट रही है, लगभग 1% के आसपास की बढ़ोतरी है। कामकाजी मुनाफा लगभग 4.4% के आसपास जो है बढ़ता हुआ दिखा है। और जो Q3 में वॉल्यूम है वो भी सपाट रहते हुए दिखे हैं। मार्जिन में आपको थोड़ी बहुत बढ़ोतरी दिखेगी, 18% से बढ़कर 18.6% पर आते हुए दिखे हैं। ICICI सिक्योरिटीज के नतीजे देखेंगे, मुनाफा लगभग 380 करोड़ से घटकर 280 करोड़ पर आता हुआ दिखा है। आय में भी आपको कटौती दिखेगी, 940 करोड़ से घटकर 880 करोड़ के आसपास। हालांकि मार्जिन में आपको थोड़ा इंप्रूवमेंट दिखेगा, 60.4% से बढ़कर 62.5% पर आते हुए दिखे हैं। खबरों पर आ जाते हैं। सबसे पहले अगर जो शेयर होल्डिंग पैटर्न्स के अपडेट आ रहे हैं, जिसमें हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड पर ध्यान रखिए, क्योंकि FIs ने यहां पर कंपनी में हिस्सेदारी बढ़ाई है, 6.85% से बढ़ाकर 7.13% कर दी। और अगर आप देखेंगे लगातार 8 तिमाहियों से कम FIs जो है यहाँ पे हिस्सेदारी बढ़ाते जा रहे हैं। वीनस पाइप्स यहाँ पर भी FI ने कंपनी हिस्सेदारी बढ़ाई और बड़ी हिस्सेदारी बढ़ाई है। Q3 में FIs ने लगभग 5% के आसपास की हिस्सेदारी बढ़ाई है, जिसमें PNB परिवार 3.7% और सोसाइटी जनरल लगभग 1.3% के आसपास जो है उनकी हिस्सेदारी आती हुई दिखी है। मारुति सुजुकी, जहां पे कंपनी ने ग्रैंड विटारा का जो एक्सपोर्ट है वो शुरू कर दिया है और 60 देशों में जो है यह कंपनी एक्सपोर्ट करेगी। कॉस्मो फर्स्ट, इसमें अगर बायबैक की जो बाकी सारी डिटेल्स है वो आ चुकी थी, अभी जो सर्कुलर्स में आए हैं वो डेट्स आई हैं कि कब से बायबैक खुलने वाला है और कब बंद होगा। 27 जनवरी को खुलकर ये 9 फरवरी को बंद होगा। LIC, जैसा कि मैनेजमेंट लगातार बोल रहा था कि वो फोकस नॉन पार सेगमेंट में कर रहा है, वैसा ही यहाँ पर इन्होंने एक नई पॉलिसी जो है लॉन्च करी है, जीवन आज़ाद, जो कि नॉन लिंक्ड और नॉन पार सेगमेंट में है, वो पॉलिसी लॉन्च की है। अलंबिक फार्मा, यहाँ पे US FDA से दवा की एक अर्जी की शुरुआती मंजूरी मिलती हुई दिखी है और इस दवा का उपयोग कैंसर के इलाज में किया जाता है। और बल्क ब्लॉक डील्स में अगर आप IRFC 11 लाख शेयर्स, PTC इंडिया 12 लाख और ONGC अंत में 15 लाख शेयरों के कई सौदे किए गए। ओके, तो ये है आपके लिए पूरा का पूरा एक्शन अब तक का, खबरों के लिहाज से भी और ट्रिगर्स के लिहाज से भी, जो बताया आपको कुशल और अरमान ने। बाजार 18,100 के आसपास थोड़ा ऊपर टिकते हुए निफ्टी पर, 42,300 के आसपास ऊपर टिकते हुए बैंक निफ्टी पर। सीमित दायरे में अब तक का कारोबार 18,100 को आप मान लीजिए एकदम सेंटर पॉइंट, 40 पॉइंट नीचे तक गया है, 35 पॉइंट नीचे तक 18,065 के आसपास, 35 पॉइंट, 40 पॉइंट, 50 पॉइंट ऊपर 18,155 के आसपास। तो बहुत ही छोटी रेंज में ट्रेड होता दिख रहा है। और बैंक निफ्टी में भी आप देखें तो नीचे 42,250, ऊपर में 42,500, यानी 250 पॉइंट की रेंज में पूरे दिन भर फुल टाइम पास चल रहा है बैंक निफ्टी की तरफ से। आइए, ऐसे में मुलाकात करने का वक्त है और हमारे सारे एक्सपर्ट्स हमारे साथ तैयार है। राकेश जी, कुणाल जी, सुमित जी, संदीप वागले साहब, संदीप जैन साहब, हिमांशु गुप्ता साहब, आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। ओहो, ऑब्जेक्शन कुणाल जी, शो की शुरुआत में ऑब्जेक्शन? अनिल जी, ऑब्जेक्शन नहीं है, सवाल है बंसल जी से। अनिल जी अधीर हो रहे हैं बंसल जी जानने के लिए, हाँ, कि अनिल जी ये जो सिनेमा लवर्स डे है, यस, तो अनिल जी जो लोग सिनेमा से प्रेम करते हैं उनके लिए है, या जो सिनेमा में जाकर प्रेम करते हैं उनके लिए है? तो अनिल जी है किसके लिए, अनिल जी जानना चाह रहे हैं? वैसे तो सिनेमा को प्रेम करने वाले लोगों के लिए ही है, लेकिन आपके पास एक अतिरिक्त सुविधा है, तो आप अपना विचार स्वयं बना सकते हैं कि आपको क्या करना है, कहाँ जाना है, आपकी मर्जी है। बंसल जी, क्या आपकी जो जानने की इच्छा थी वो सेटिस्फाइड हुई? जी देखिए, ये पूरा जो है सिनेमा लवर्स डे, ये भारत के मिडिल क्लास, लोअर मिडिल क्लास के लिए अनिल जी है। 99x2 अनिल जी 2.5 घंटे बैठने की जगह मिल रही है। अगर जैसे बॉम्बे में अनिल जी गर्मी है तो AC चल रहा है और दिल्ली में अनिल जी हीटर चल रहा है, तो हर तरह की अनिल जी सुविधा है। ना कोई चाचा, ना ताया, ना अंकल, ना कुणाल जी जैसा दोस्त कोई तंग करने के लिए नहीं है। अनिल जी 2.5 घंटे के लिए जगह मिल रही है, तो सिनेमा लवर्स डे ही अनिल जी। आप बताओ अनिल जी, मॉल में घूम रहा होता है बच्चा, पीछे से कोई आके हाथ मारता, बेटा यहाँ क्या कर रहा है? तो अनिल जी बिल्कुल एकदम PVR ने एकदम सही चीज पकड़ी है और ये चीज अनिल जी हिट होगी। और ये जो कोटेक ने अभी सेल रिपोर्ट निकाली है ना, उन्होंने चैनल चेक नहीं करा कि PVR क्या करने वाला है अनिल जी। ओह, मंसल जी चैनल चेक के बाद ही बोल रहे हैं, मतलब पूरे, मतलब एंड मालूम है, मतलब सारी ट्रिक्स मालूम है। हाँ, सबसे बड़ी बात है कि हाँ, बाहर कोई पकड़ेगा नहीं, लेकिन खाली एक ही चीज गड़बड़ कर गए कुणाल जी, बाकी सब आपके वो ताता ताऊ चाचा वगैरह वो तो नहीं पकड़े, लेकिन कुणाल जी जैसा दोस्त तो वहां भी पहुंच सकता है। इस गलत में मत रहिएगा, इनकी पहुंच बहुत अंदर तक है, ये ध्यान में रखिए। आइए बढ़ते आगे, और PVR की बात नहीं की तो आज नतीजे से ठीक पहले PVR मजबूत है। आज ही नतीजे आने वाले हैं, किसी भी वक्त आते हुए दिखेंगे भी आपके सामने। नतीजे का अनुमान मैं आपको बता दूं जल्दी से। हमारी उम्मीद है कि आय बढ़ेगी 35%, 930 करोड़ तक पहुंचेगा, लेकिन कामकाजी मुनाफे में दिखेगा जबरदस्त उछाल,
74% का जो बढ़कर पहुंचेगा 270 करोड़ रुपए। मार्जिन 22.5% से 29% तक आने की उम्मीद है। पिछले साल इसी तिमाही में 71 करोड़ का किया था नुकसान, होगा मुनाफा 10 करोड़ का। इस बार ये घाटे से मुनाफे में साल दर साल आने की उम्मीद आप कर सकते हैं पीवीआर से। तो लगे ही हाथ, पीवीआर के चार्ट्स भी देख लें। कुणाल जी और बंसल जी को मैं बायस्ड मानता हूं पीवीआर के मामले में, इसलिए मैं चार्ट्स उनसे नहीं पूछूंगा। अनबायस्ड चार्ट्स देखिए सुमित जी। अनिल जी, पीवीआर के अंदर एक सपोर्ट बन रहा है। पीवीआर के अंदर नीचे में चार्ट्स पे जो सपोर्ट दिखाई दे रहा है वो करीब करीब 1600 रुपए 1630 के आसपास का बनेगा। तो एक चीज तो है कि जब तक ये लेवल नीचे में टूटेंगे नहीं तब तक इसमें फ्रेश गिरावट आएगी नहीं, और यहां से ऊपर का मूव देखने को मिलेगा जब एक बार ऊपर में 1725 का लेवल ब्रेक कर देगा। तब उसके बाद 1775 से 1800 रुपए तक के लेवल पीवीआर में शॉर्ट टू मीडियम टर्म में देखने को मिल सकता है। तो इसके अंदर सेलिंग नहीं करनी है, कोई भी डिप आता है तो खरीदारी करनी है। 1700 का लेवल निकलने के बाद 1780 से 1800 रुपए तक के लेवल जल्दी ही आने वाले दिनों में पीवीआर में देखने को मिल सकते हैं। ओके, तो पीवीआर इस पर आपको बढ़िया मूव आती हुई दिख सकती है। और ये जो पूरा सिनेमा लवर्स डे का प्लान है, प्रोग्राम है, किस लेवल पर ये कर रहे हैं, ये इसकी डिटेल्स भी आपके लिए आ रही हैं। एक बार एशियन पेंट्स पर राय लेनी है, क्योंकि इसके नंबर्स अभी थोड़ी देर पहले आए थे, थोड़े मिले जुले से ही नंबर्स हैं। बाजार ज़्यादा एक्साइटेड है नहीं, वैसे भी आज थोड़ा सुस्त बाजार ही बना हुआ है, तो उतना रिएक्शन भी इस पर नहीं आते हुए दिखा है। आय 1% बढ़ी है, कामकाजी मुनाफा 4% बढ़ा है, मार्जिन इन्होंने अपने बनाए रखे हैं, मुनाफा भी 4% बन गया है। तो एक बहुत ही स्टेबल क्वार्टर रहा है। डेकोरेटिव बिजनेस, डोमेस्टिक वॉल्यूम्स इनके फ्लैट रहे हैं। एक बार कुणाल जी चार्ट्स पर राय देते हैं सर, एशियन पेंट्स के थोड़ा नतीजों के बाद नीचे आया है। देखिए, पिछले कुछ महीनों से हम देख रहे हैं कि दीपांशु ये थोड़ा कमजोरी यहाँ पर देखने को मिल रही है और बाजार के बनिस्बत भी एक अंडर परफॉर्मेंस देखने को मिल रही है, लेकिन एक मेजर सपोर्ट है 2900 के आसपास और वहीं पर अब ये स्टॉक ट्रेड कर रहा है। तो मुझे लगता है कि डाउन साइड भी बहुत ज़्यादा नहीं है, नीचे के लेवल्स पर खरीदने के मौके ढूंढने चाहिए। और अगर मान लीजिए यहाँ से 50-60 रुपये और नीचे मिल जाए तो मुझे लगता है कि मध्यम अवधि के लिए एशियन पेंट्स बहुत शानदार निवेश होगा। तो गिरावट पर मेरी खरीदारी की राय। ओके, गिरावट में खरीदारी की राय रहेगी एशियन पेंट्स पर। इस पर रखें नजर, देखते हैं किस तरह का मूवमेंट ये काउंटर दिखाता है। परसिस्टेंट सिस्टम, सुबह से इस पर बात चल रही थी, जबरदस्त चार्ट पर रिएक्शन आते हुए दिख रहा है और अभी भी मूव इसकी बरकरार है। 7.5% ऊपर परसिस्टेंट सिस्टम्स का काउंटर आपको ट्रेड करते हुए दिख रहा है। बढ़िया मूव इस पर आई है आज सुबह से ही। एक बार इसकी चार्ट पर भी राय ले ली जाए। बंसल जी जरा बताएं सर, परसिस्टेंट सिस्टम्स अब क्या करना है? 4250 का लेवल आ गया है, 300 रुपए ऊपर। दिवांशु, बेहतरीन टेक्निकल स्ट्रक्चर है और जहां तक मैं रिकलेक्ट कर पा रहा हूं, इसको अनिल जी ने भी रिकमेंड करा हुआ है और उनकी रिकमेंडेशन के बाद ही स्टॉक में इतना मैसिव एक अपमूव देखने को मिल रहा है। तो दीपांशु, इन स्तरों पर अगर खरीदते हैं तो स्टॉप लॉस कोई नियर बाय नहीं है। जिसने पहले का ले रखा है या अनिल जी को सुन के लिया है तो होल्ड करे। मुझे लगता है दीपांशु 4300 4328 के लेवल्स देखने को मिलेंगे। उन स्तरों के अराउंड मुनाफा बांधने की राय होगी। और दीपांशु, अगर कतार में कोई नहीं है और समय है तो एक स्पेशल बिगुल की गुजारिश है। कतार में तो ऐसे तो कोई नहीं है, लेकिन एक इंटरेस्टिंग चीज है कतार में। अब आपका बिगुल पहले चाहिए कि वो पहले चाहिए, वो मैं आपको पूछूंगा। उससे पहले जल्दी से हिमांशु जी का सुबह कॉल ऑप्शन देने की राय भी थी। परसिस्टेंट पे हम सोच रहे थे हिमांशु जी का इतना बढ़ने के बाद दे रहे हो, लेकिन क्या परफेक्ट कॉल ऑप्शन दिया है और आई एम श्योर टारगेट हासिल हुएंगे। हिमांशु जी जरा बताइए। गुड आफ्टरनून टू यू अनिल जी, गुड आफ्टरनून दीप, गुड आफ्टरनून एवरीवन। जी अनिल जी, तो 4100 के लेवल्स पर एक ब्रेकआउट कंफर्म होता हुआ नजर आया था सुबह। तो 4100 की कॉल ऑप्शन दी थी, तो वो तो मुझे लगता है कि डबल से भी ऊपर हो चुकी होगी। नीडलेस टू से चेक करने की जरूरत नहीं है। लेकिन जो एक्सपेक्टेड मूव थी कि 4100 के ऊपर ये स्टॉक अगर निकलता है तो 4250 की तरफ जा सकता है, और वैसा ही होता हुआ इंट्राडे में मिला। नंबर्स के बाद मूव थी, इसलिए जो मूव था वो काफी क्विक आते हुए देखने को मिला। और जैसा भी बंसल जी ने बताया कि इन लेवल से थोड़ा सा रिस्क रिवॉर्ड फ्रेश एंट्री के लिए फेवरेबल नहीं है। तो अगर कोई डिप मिलता है अनिल जी 4150 4140 के जोन में आने वाले एक दो दिनों में, तो वापस से इसमें खरीदारी करके चलने की सलाह रहेगी। ओके, तो ये है राय आपके लिए परसिस्टेंट पे। आइए अब बंसल जी, देखिए हमारे पास दो चीज है। एक तो ये कि हम आपने जो कहा मान ले बिगुल बजाते हैं, और दूसरा ये कि हमारे पास सिनेमा लवर्स डे के लिए लिंक तैयार है। आपकी इच्छा पर है, आप पहले क्या चाहते हैं? अनिल जी, सिनेमा लवर तो थोड़ा लंबा चलेगा एक्चुअली, और फिर उसके बाद हो सकता है कुणाल जी, अनिल जी पुरानी यादों में पहुंच जाएं और
लेवल देने की हालत में ना रहे। तो गुजारिश है कि पहले अनिल जी बिगुल ही बजा दें आप। कितने सेल्फिश है आप। अब आपके बिगुल में दूसरों को तो मजा आएगा नहीं। सिनेमा लवर्स डे में सबको मजा आता था, लेकिन उन्होंने वो चुना। और अगर बंसल जी सिनेमा लवर्स डे चुनते तब भी मैं यही कहता, काम में तो ध्यान ही नहीं है आपका। इसलिए बंसल जी आपका बिगुल बंसल जी और कुणाल जी के लिए। आइए स्पेशल पिक कुणाल जी राकेश जी की तरफ बताएं सर। अनिल जी, इस स्टॉक को मैं और कुणाल जी काफी समय से रेगुलरली एज अ पिक ऑफ द डे रेगुलरली 138 रुपए से रिकमेंड करते आ रहे हैं। स्टॉक है ओएनजीसी और तब से स्टॉक अनिल जी एक बार भी स्टॉप लॉस ट्रिगर नहीं करा, एक बार भी बैकफायर नहीं करा, बट चल रहा है कछुए की स्पीड से। और अब जिस तरीके से बड़ी इंटेंसिटी का एक बड़ा ब्रेकआउट हो रहा है, ये स्टॉक प्रबल दावेदार अनिल जी 7, 8, 10 रुपए का अपमूव बड़ी तेजी से दिखाएगा। तो ब्लास्ट के लिए रेडी है ओएनजीसी ओवर। बहुत जबरदस्त है। ओएनजीसी पर लगातार मैं और राकेश जी खरीदारी की राय दे रहे हैं। और अब इस चार्ट पर अनिल जी एक विशेष पैटर्न बना है जिसको असेंडिंग ट्राइंगल पैटर्न कहते हैं। तो असेंडिंग ट्राइंगल का नमूना देखना हो तो ओएनजीसी का डेली चार्ट देखें, बड़ा ब्रेकआउट चार्ट पर आता हुआ दिख रहा है। यहां पर एक स्टॉप लॉस रखना है, छोटा सा स्टॉप लॉस रख करके बाय करें 149 रुपए 50 पैसे पर 149 हाफ पर स्टॉप लॉस रखकर खरीदारी करने की राय है। पहला टारगेट होगा 156 रुपए का, 156 का पहला, और 158 रुपए का दूसरा टारगेट है जिसके लिए ओएनजीसी में खरीदारी की राय। यह है आपके लिए राय खरीदारी की तरफ आती हुई दिख रही है ओएनजीसी स्पेशल पिक के तौर पर। वाह, बहुत ही बढ़िया। ओके बंसल जी, नाउ आर यू फ्री? कर लें अपना काम आगे वाला। नहीं अनिल जी, मैं तो अनिल जी इसके बाद बिल्कुल फ्री हो जाऊंगा। अनिल जी ऐसा नहीं है कि मतलब कि जो मच ऑलरेडी मैरिड है वो नहीं जा सकते अनिल जी। मैं भी अनिल जी सेवा का प्रयोग करूंगा अनिल जी। वो एक मूवी आई हुई है इंग्लिश की, हमारे टाइम पे तो अवतार आई थी अनिल जी, अब उसको अवतार को पता नहीं क्या बोलते हैं। और 8,000 करोड़ प्लस का अनिल जी बिजनेस कर चुकी है। मतलब कि जैन साहब की पूरे साल की जैन साहब की जैन्स निकाल रहे हैं तो उनका मार्केट कैप एक तरफ और पिक्चर का रेवेन्यू होने की एक तरफ। तो शायद अनिल जी वही लगी हुई है, वही देख के आऊंगा अनिल जी मैं। टू गुड। देखो आपके जमाने में आई थी अवतार, हाँ, राजेश खन्ना शबाना आजमी वाली, ठीक है ना, जिसमें था ना चलो बुलावा है माता ने बुलाया है, वो जय माता दी वाला है वो। अभी आजकल आई है दीप बताए एवेटार। एवेटार एवेटार जरा बोल के दिखाइए बंसल जी। एवेटार अनिल जी अब तो मैंने अरे ये नहीं, अवतार बोलना था। ये तो हमें पता है आप नहीं बोल पाओगे, अवतार बोलना था। आइए कुशल हमारे साथ तैयार है। कुशल बताइए क्या है कल का विशेष आयोजन? सर कल का विशेष और आज से ये शुरू हो गया है। 99 रुपीज की जो बाहर चली है, आई मीन पब्लिक के माइंड में डेफिनेटली ये काफी ज्यादा शानदार चीज है। इनफैक्ट इसके पहले भी 23 सितंबर लास्ट ईयर हमने देखा ही था कि किस तरह से 75 रुपए पर जो सिनेमा डे पर ये चीज को सेलिब्रेट किया गया था। 100% से ज्यादा 100% इनफैक्ट ये ऑक्यूपेंसी यहाँ पर ऑलमोस्ट होती हुई दिखी थी काफी थिएटर्स में। अब सिमिलर सा रुझान आपको इस बारी भी कल के सत्र में दिखेगा, जहां पर कल के दिन हम 99 रुपए में यहां पर सिनेमा लवर्स डे जो है मना रहे हैं। अब इनफैक्ट पीवीआर ने भी अपने ट्विटर अकाउंट के जरिए ये कहा है कि हम इस चीज को सेलिब्रेट कर रहे हैं। और साथ ही सिनेपोलिस भी यहां पर सिनेमा लवर्स डे पर मेजॉरिटी ऑफ द शोज, इनफैक्ट कोई भी शो कोई भी टाइम का हो, आपको 99 रुपीज पर ये अवेलेबल रहेगा। ऑब्वियसली कुछ एक रिस्ट्रिक्शंस भी हैं, जहां पर रिक्लाइनर्स, आईमैक्स और 4DX जैसे प्रीमियम कैटेगरीज के लिए ये वैलिड नहीं है और कुछ एक स्टेट्स में भी इस चीज की वैलिडिटी नहीं है, चंडीगढ़, पुडुचेरी, पठानकोट जैसे जो शहर हैं। बट डेफिनेटली अगर आप ओवरऑल देखेंगे तो पिछली बारी 4000 से ज्यादा स्क्रीन्स पर इस चीज को मनाया गया था जो सिनेमा डे पर, और इस बारी भी यहां पर ऑलमोस्ट इक्वल काउंट है स्क्रीन्स का। इनफैक्ट यहां पर अगर आप देखें तो जो ब्लॉकबस्टर फिल्में हैं जिसकी अभी बंसल सर भी बात कर रहे थे, अवतार, अवेटर, अभी काफी ज्यादा कंफ्यूजन है इसके प्रोनाउंसिएशन में अभी भी, तो दीप से वापस से जानेंगे इस पर। बट जैसा इनफैक्ट दृश्यम 2 ये इसकी भी स्क्रीनिंग है। और साथ ही जो अगर आप देखें तो यहाँ पर जो द कश्मीर फाइल्स आई थी पहले, वो फिर से री रिलीज हो रही है कल के दिन में। और अगर आप यहाँ पर अवतार का कलेक्शन देखें
तो 470 करोड़ से ज़्यादा का कलेक्शन इन्होंने भारत में ही कर लिया है। तो मच अवेटेड फिल्म थी। इनफैक्ट जब रिलीज़ हुई थी तो काफ़ी जगहों पर 2,500 से 3,000 रुपये की भी टिकट थी। अब तो 99 रुपीज़ में अवेलेबल है, तो जाकर देखिए। इंटरेस्टिंग। ब्रह्मास्त्र है। ऐसा अच्छा, फिल्में फिक्स है क्या? यही देख सकते हो? अभी यही फिल्में हैं और कल के दिन में मना रहे हैं सर। सो जैन साहब जरा राय दीजिए, खरीदा जाए शेयर पीवीआर रिजल्ट से पहले? देखिए, चीजें अच्छी है जो भी स्टेप्स ले रहे हैं, और अगर आप मूवी सॉफ्टवेयर की बात करें, जो भी कंटेंट आ रहा है वो भी अच्छा आ रहा है इन दिनों में। एवेटर की बात हो रही है या फिर पठान और ये सारी चीजें, दृश्यम 2, बट फिर भी मुझे महंगा लगता है स्टॉक। और हालांकि मर्जर भी है, बहुत सारे सिनर्जिस्टिक बेनिफिट्स मिलेंगे, बट थोड़ा सा वेट करूंगा मैं, क्योंकि नंबर्स में अभी भी चीजें दिखाई नहीं दे रही है जितना होना चाहिए। बट स्टिल एट द सेम टाइम जिन्होंने ले रखा, मैं उनको ये तो राय दूंगा कि निकले नहीं, बाकी क्योंकि काफी करेक्टेड है, बाउंस आएगा इन सब स्टेप से। बाकी ओवरऑल मेरी तरफ से बहुत ज्यादा कोई, मैं लॉन्ग टर्म पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज्यादा बुलिश नहीं। ओके, तो कुणाल जी भी कुछ विशेष, हाँ कुणाल जी कुछ विशेष टिप्पणी देना चाहते हैं जी। कुणाल जी। अनिल जी देखिए, मेरा तो एक सप्लीमेंट्री सवाल था। अभी बंसल जी ने कहा कि मैरिड लोग भी जा सकते हैं, तो अनिल जी सवाल यह है कि मैरिड लोग किसके साथ जा सकते हैं? अनिल जी दोस्तों के साथ या धर्मपत्नी के साथ ही जाना पड़ेगा? दूसरा अनिल जी प्रश्न यह है कि ये जो अवतार है अनिल जी, ये भूत प्रेत की फिल्म क्यों देखने जा रहे हैं अनिल जी? कोई रोमांटिक फिल्म देखने जाना चाहिए बंसल जी को, ये मेरा छोटा सा सुझाव है, तो प्लीज आप कन्वे कर दीजिए। ये बात तो ठीक है बंसल जी का। बाकी रहा सवाल बंसल जी के लिए, तो इधर कुआ उधर खाइए। कुणाल जी ने जो दोनों बोला, धर्मपत्नी के साथ जाए तो भी कुआ है, और कुणाल जी के साथ दोस्तों के साथ जाए तो भी खाइए। तो बंसल जी की जिंदगी में तो कोई रिलीफ है नहीं, तो दोनों ही तरफ से किसी के भी साथ जाए, तीसरा तो कोई है नहीं। तीसरा तो ऑप्शन ही इतने ही है, बस दो ही है, पुट या कॉल। चलिए बढ़ते आगे। तो ये है कल का सिनेमा लवर्स डे जो मनाया जा रहा है, और 99 रुपीज में आप ले सकते हैं आनंद पिक्चर का। राइट। आइए कुछ स्टॉक्स जहां पर एक्शन भरपूर होता दिखा है, उससे पहले सुमित जी तैयार है बिगुल उनके लिए सुपरहिट शेयर का। बताए सुमित जी। अनिल जी, बाय का स्टॉक रडार पे आया है। स्टॉक का अभी भाव चल रहा है 349 रुपीज। ऑयल मार्केटिंग कंपनीज के अंदर मोमेंटम बन रहा है, तो जो स्टॉक अभी मेरे रडार पे आया है उसका नाम है बीपीसीएल। बीपीसीएल कल का हाई ब्रेक कर रहा है जस्ट अभी। बीपीसीएल ने पिछले 3-4 दिनों की गिरावट के बाद मोमेंटम स्टार्ट किया है, और बीपीसीएल यहां से ऊपर का मूव दिखा सकता है। जिन्होंने पोजीशंस बनाई है वो लोग पोजीशंस होल्ड करें, यहाँ पे सीएमपी पे फ्रेश खरीदारी करें। स्टॉक का जो नीचे में चार्ट्स के ऊपर सपोर्ट दिखाई दे रहा है वो करीब 343, 344 के पास है, तो 343 का इसके अंदर नीचे में स्टॉप लॉस लगाना है, और बीपीसीएल में यहाँ पे सीएमपी पे खरीदारी करना है। ऊपर में जो टारगेट देखने को मिल सकते हैं बीपीसीएल में 2-4 दिनों के अंदर 358 रुपए का इसका पहला टारगेट बनेगा। 358 का लेवल निकलने के बाद 362 रुपए तक के लेवल बीपीसीएल में ऊपर की तरफ देखने को मिल सकते हैं। ऑप्शन के जरिए भी यहाँ पे ट्रेड लिया जा सकता है। 350 वाला कॉल अभी 3 रुपए 35 पैसे पे ट्रेड कर रहा है, इसको लेने का सलाह रहेगा। 2 रुपए का इसके अंदर नीचे में स्टॉप लॉस लगाना है। ऊपर के अंदर 5.5 रुपए से लेके 7 रुपए तक के टारगेट बीपीसीएल के 350 के कॉल के अंदर देखने को मिल सकते हैं, और स्पॉट लेवल्स में 358 और 362 ये 2 लेवल देखने को मिल सकते हैं। तो खरीदारी करें बीपीसीएल। ओके, खरीदारी करें बीपीसीएल। ये है आपके लिए काउंटर जो मूवमेंट आपको दिखा सकता है, अच्छी मूव आ रही है। एक और काउंटर जहां पर अच्छी मूव आ रही है वो है आपके लिए कोल इंडिया। सुबह से ये भी काफी बजे हैं, इनफैक्ट 2-3 दिनों से इस पर एक अच्छी मूव आपको बनती हुई दिखी है। कोल इंडिया का भी चार्ट एक बार पुल अप करते हैं, 2-2.5%, इनफैक्ट 3% ऊपर इस समय आपको कोल इंडिया ट्रेड करते हुए दिख रहा है। इस पर भी एक अच्छा एक्शन आया है। कल सुमित जी आपने कोल इंडिया पर भी बात करी थी, 220 और 224 के टारगेट थे। दूसरा टारगेट हिट सर, क्या करना है अभी इसमें? कब मूव आएगा दीपांशु? कोल इंडिया में कल एकदम सही लेवल पे एंट्री हो गया था। कोल इंडिया मेरे को लग रहा है कि आज जिस तरह से एक स्ट्रॉन्ग कैंडल फॉर्म कर रहा है और पिछले 10 से 15 दिनों के हाई ब्रेक कर रहा है, उसको देखते हुए ऐसा लगता है कि कोल इंडिया यहां से ये मूव अभी और एक्सटेंड करेगा, और 228 से 230 रुपए तक का मूव कोल इंडिया जल्दी दिखाएगा। पोजीशंस होल्ड करें, ट्रेलिंग स्टॉप लॉस का यूज करें, अभी और ऊपर का मूव देखने को मिलेगा। तो ये है आपके लिए कोल इंडिया जिस पर मूव आपको बनती हुई दिख रही है। रेट गेन ट्रैवल टेक, इस पर भी रखिए नजर। प्लूटस वेल्थ मैनेजमेंट ने यहाँ पर अपना हिस्सा बढ़ाया है, पिछली तिमाही का ये अपडेट आ रहा है। 4.4% से हिस्सा बढ़ाकर 7.4% किया है इन्होंने, तो अच्छी खासी हिस्सेदारी यहाँ पर इन्होंने बनाई है। रेट गेन ट्रैवल टेक यहाँ पर भी काउंटर थोड़ा एक्शन में दिख रहा है।
देखते हैं कैसी मूव इस पर आएगी। बट एक दो स्टॉक्स हैं जहां पर आपको एक ब्रेकडाउन भी आते हुए दिखाया। हिमांशु जी के लिए बिल्कुल, हिमांशु जी के पास है बिल्कुल, आइए। बताएं सर। दीप एक्सपायरी का हीरो जीरो ट्रेड है और ट्रेड है बैंक निफ्टी में। मुझे लगता है कि बैंक निफ्टी में थोड़ी सी गिरावट बढ़ते हुए नजर आ सकती है। एग्रेसिव ट्रेडर्स के लिए ट्रेड है ओनली। तो 42,300 के स्ट्राइक का पुट ऑप्शन खरीदना है जो कि अभी 60-62 रुपए के आसपास ट्रेड कर रहा है। यहां पर 20 रुपए का स्टॉप लॉस लगाना है। पहला टारगेट 125 रुपए और दूसरा टारगेट 160 रुपए। 42,300 का पुट ऑप्शन खरीदना है 20 रुपए के स्टॉप लॉस के साथ 125 और 160 के टारगेट्स के लिए। ओके तो बैंक निफ्टी इस पर थोड़ी वीकनेस आपको हिमांशु जी की तरफ से बनती हुई दिख रही है। 42,300 का पुट आप खरीद कर चल सकते हैं, यहाँ पर आपको थोड़ी वीकनेस दिख रही है। वैसे बैंक्स सुबह से एक रेंज में ही अटके हुए हैं, बट एक दो काउंटर्स हैं जहाँ पर थोड़ी ज़्यादा ही गिरावट आपको आती हुई दिखी है और आरबीएल बैंक उनमें से एक है। यहाँ पर काफ़ी वीकनेस बनी हुई है, स्टॉक भी आपको थोड़ा नीचे ही ट्रेड करते दिख रहा है। वाघेला साहब से भी जरा पूछा जाए क्या करना है सर। आरबीएल बैंक देखें वाघेला साहब 3.5% नीचे आज। दीपांशु थोड़ा सा बाउंस आता है तो बेचना चाहिए। अभी 166 167 एक सपोर्ट है, वीक तो है मैं मानता हूँ। 169 के आसपास इसमें एक्चुअली ब्रेकडाउन आया है तो वापस एक बाउंस बैक आता है 168 69 के आसपास, फिर ट्रेड सेटअप बराबर होगा। 173 के स्टॉप लॉस से बेचिए। 160 तक के मुझे जाते हुए दिखता है। ओके तो ये है राय आपके लिए आरबीएल बैंक पर। कमजोरी का एक्शन मेरे ख्याल से शुक्रवार को नतीजे आने वाले हैं आरबीएल बैंक, है ना। आरबीएल बैंक के रिजल्ट से जी हाँ, शुक्रवार को बंधन भी देगा, आरबीएल भी देगा, दोनों ही बैंक आपको देंगे शुक्रवार को नतीजे। रिलायंस के भी आएंगे नतीजे शुक्रवार शाम को ही। अच्छा, नतीजे से याद आया, नतीजों का सीजन जोरों से आज से शुरू हो रहा है, ढेर सारे रिजल्ट आ रहे हैं और कल से एक और चीज शुरू हो रही है, वरिंदर रिजल्ट एक्स। सुबह 9:35 अब आपको हर रोज वरिंदर बंसल मिलेंगे जी बिजनेस पर अपने नतीजों के भरपूर पूरे इन डेप्थ विश्लेषण के साथ। तो हर सुबह 9:35 पर बाजार बंद होने के बाद आए हुए नतीजों का विश्लेषण उनके साथ जरूर देखिएगा। तो कल सुबह से हम इसकी शुरुआत करने जा रहे हैं, आप मिस मत कीजिएगा। बिल्कुल। तो रिजल्ट एक्स ये भी आपके लिए आने की तैयारी में है। रिजल्ट आ रहे हैं हैवेल्स के, जरा इस पर एक बार फोकस कर लिया जाए। हैवेल्स यहाँ पर नतीजे आपकी स्क्रीन पर कहें, 284 करोड़ का मुनाफा एग्जैक्टली हमारे अनुमान के मुताबिक। 282 करोड़ का हमने अनुमान लगाया था, तो एग्जैक्ट जो अनुमान लगाया था उसी मुताबिक आपके लिए मुनाफा आते हुए दिख रहा है। कुणाल जी चार्ट पुल अप कर लीजिए, तब तक मैं बाकी नंबर्स भी देख लेता हूँ किस तरह के रहे हैं। हैवेल्स की तरफ से थी, हैवेल्स से आय 10% बढ़ने की एक्सपेक्टेशन हमने लगाई थी। 433 करोड़ से बढ़कर 433 करोड़ आने की अनुमान लगाया गया था 3,664 करोड़ से। तो देखते हैं आय कैसी आई है। मुनाफा गिरकर आया है, 306 करोड़ से गिरकर 284 करोड़ का आया है। हमने अनुमान 282 करोड़ का लगाया था। आय 3,664 करोड़ की आई। एक बार मैं ये चेक कर लेता हूँ अगर ये सही आंकड़ा है, क्योंकि ये बेस फिगर भी एग्जैक्टली यही था। तो एक बार मैं चेक कर लेता हूँ आंकड़ा वहां से क्या है। एक बार तब तक आप कुणाल जी एक चार्ट देख लें, तब तक बाकी नंबर जो है वो हम चेक कर लेते हैं सर। देखिए चार्ट सुधरा है पहले की तुलना में दीपांशु, और यहाँ पर एक पैटर्न बन रहा है जिसको इन्वर्स हेड एंड शोल्डर पैटर्न कहते हैं। ब्रेकआउट होगा 1200 रुपए के ऊपर, अभी 1198 का भाव है फ्यूचर्स में। तो यहाँ पर कुछ और तेजी बन जाए, 1200 के ऊपर ये कंफर्टेबली टिक जाए तो मेरी राय में खरीदारी में हर्ज नहीं है। और फिर बहुत मुमकिन है कि 1250 तक का एक मोमेंटम बनेगा। तो 1200 के ऊपर अगर आज क्लोज आता है तो खरीदारी की राय। तो 1200 का एग्जैक्ट लेवल है जहां पर स्टॉक ट्रेड कर रहा है, वहां पर अगर क्लोज आता है तो इंपॉर्टेंट रहेगा। 4,120 करोड़ की आय आती हुई दिखी है 3,664 करोड़ के सामने। हमारा अनुमान था 4,033 करोड़ का। तो अनुमान के मुताबिक अगर देखें तो आय थोड़ी बेहतर आई है, मुनाफा एकदम अनुमान मुताबिक ही आपको आते हुए दिखा है। कामकाजी मुनाफे की बात करें तो ये भी थोड़ा बेहतर ही आपको आते हुए दिखेगा जहां तक हैवेल्स का सवाल है। तो ओवरऑल बेसिस पर नंबर्स ठीक दिख रहे हैं जहां तक हैवेल्स की बात करें। मार्जिन्स और मुनाफा दोनों ही आंकड़े थोड़े ठीक दिख रहे हैं जहां तक हैवेल्स का सवाल है। तो स्टेबल परफॉर्मेंस कही जाएगी अनुमान मुताबिक। इनफैक्ट आय और मार्जिन थोड़ा अनुमान से बेहतर ही आते हुए दिखे हैं हैवेल्स के। बाकी जो इनके परफॉर्मेंस डिटेल है उस पर भी हम करेंगे फोकस, बट वायदा कारोबार की जो नंबर्स का इंतजार था उसमें से हैवेल्स इनके थोड़े बेहतर नंबर्स आपको आते हुए दिख रहे हैं। ओके, हैवेल्स तो आपको एक्शन में है ही,
बट आज की जो बड़ी खबर है, एक बार इस पर भी फोकस कर लिया जाए। अदानी एंटरप्राइजेस, यहां पर हमने देखा है भारी भरकम एफपीओ आ रही है। इनफैक्ट अब तक की सबसे बड़ी एफपीओ तो आ ही रही है, बट अगर आप बाकी एफपीओज की बात करें, बाकी आईपीओज और बाजार में जितना भी फंड रेजिंग एक्शन रहा है, उस हिसाब से ये 20,000 करोड़ का आंकड़ा कहां पर आता है, ये एक बार जान लिया जाए। अरमान है हमारे साथ तैयार। अरमान, बताइए कैसे कंपेयर करता है ये बाकी फंड रेजेस से? देखिए, अगर ओवरऑल अभी तक का सारा फंड रेजिंग देखें तो उस हिसाब से ये तीसरी सबसे बड़ी फंड रेजिंग है। उसके पहले कोल इंडिया का ओएफएस था जो 22,400 करोड़ का था। एलआईसी का आईपीओ था 21,000 करोड़ के आसपास का था। तो उस हिसाब से ये तीसरे नंबर पर आता है जहां पर फंड रेजिंग के हिसाब से। हालांकि अगर आप देखेंगे एफपीओ के हिसाब से ये हाईएस्ट है, और अगर आप टॉप 5 फंड रेजिंग देखेंगे तो वहां पे उसमें 3 आईपीओ है, जिसमें एलआईसी है, पेटीएम है और कोल इंडिया का है। जो कोल इंडिया में, इस सूची में कोल इंडिया आपको 2 बार दिखेगा, क्योंकि एक ओएफएस था जो 2015 के आसपास आया था और एक कोल इंडिया का आईपीओ है जो 15,200 का है। अब इंटरेस्टिंग चीज ये है इसमें कि अगर आप टॉप 5 कंपनीज जिनका भी आपको नाम है, कोल इंडिया, एलआईसी, पेटीएम और कोल इंडिया ही है वापस, इनमें अगर कोई भी कंपनी जिसका एफपीओ या आईपीओ या ओएफएस जिस भाव पे आया था, सारी कंपनियां उस भाव से नीचे ही ट्रेड कर रही है। मिसाल के तौर पर अगर आप देखेंगे, कोल इंडिया जो ओएफएस जब उनका 358 पे आया था, मौजूदा भाव लगभग 215 के आसपास का है। एलआईसी आईपीओ 949 पर आया था, मौजूदा भाव 710 के आसपास का है। पेटीएम जो 2150 का था, मौजूदा भाव लगभग 540 के आसपास का है। और वहीं पर अगर आप देखेंगे, कोल इंडिया का आईपीओ 245 पर आया था, अभी भाव तो आपको 214 के आसपास का है ही सही। उसी के साथ साथ एफपीओ के हिसाब से यहाँ पर ये सबसे बड़ा है एफपीओ। अगर आप उसके पहले जो था यस बैंक था, जहाँ पे तो अगर आप देखेंगे लगभग 15,000 करोड़ का जो एफपीओ आया था, और उसके पहले 2011 में आपको ओएनजीसी दिखेगा जो 11,500 करोड़ का जो था एफपीओ था। तो एफपीओ के हिसाब से ये सबसे बड़ा है। पर अगर आप ओवरऑल सूची में देखेंगे तो वहां पर तीसरे पैमाने पर है, और जो भी सबसे बड़े हैं वो सारे अपने एफपीओ प्राइस या आईपीओ प्राइस या ओएफएस प्राइस है सब नीचे ट्रेड कर रहे हैं। तो ये है आपके लिए बाकी सारे एफपीओस के मुकाबले में ये किस तरह से प्लेस होता है। आज सुबह ऑफकोर्स स्टॉक ऑफ द डे में बात भी करी गई थी। अदानी एंटरप्राइजेस स्टॉक भी प्रेशर में है क्योंकि बड़े डिस्काउंट पर बड़ा आपके लिए ऑफर आ रहा है बाजार के लिए। चलिए, इस पर है हमारी नज़र और देखते हैं किस तरह का मूवमेंट आएगा। 2:30 बज रहे हैं, करते हैं स्वागत सदाबहार सेठी साहब का उनकी शॉर्ट टर्म पिक्स के लिए। स्वागत है सेठी साहब। गुड आफ्टरनून सर, बताएं क्या करना है आज के बाजार में। गुड आफ्टरनून दीपांशु, गुड आफ्टरनून अनिल जी। 2 स्टॉक्स है कैश मार्केट के जिनमें खरीदारी करनी है, बट उसके पहले दीपांशु एक अपडेट है। आज सुबह में अनशेड्यूल्ड एसपीएल मिड कैप सेगमेंट में आया था। मेरी शॉर्ट टर्म पिक थी डेटामेटिक्स ग्लोबल, जो मैंने 280 के लेवल पर रिकमेंड किया था और बोला भी था कि आज इसके नतीजे, मैंने अच्छे नतीजे एक्सपेक्ट कर रहा हूँ। नतीजे आए तोड़फोड़। अभी स्टॉक 300 के लेवल पे ट्रेड करा, 304 का हाइस किया। मेरे जो आज के टारगेट थे 295 के, वो अचीव हो गए ने दीपांशु। बहुत बहुत बधाई सेठी साहब, बढ़िया मूवमेंट में है और अभी भी देखिए 300 के ऊपर ही ट्रेड करते हुए दिख रहा है डेटामेटिक्स। आज सुबह जो सेठी साहब ने 282 के लेवल पे, 280-282 के लेवल पे रेकमेंड किया था, जबरदस्त मूव आई। तो शॉर्ट टर्म पिक तो आज ही टारगेट्स आ गए सर, इंटरडे ही हो गई है तो कल 8.5% ऊपर। अब बताएं क्या करना है आज दोपहर को। आज 2 स्टॉक्स कैश मार्केट के। जो पहला स्टॉक है दीपांशु, एक डिफेंस का प्ले है, नेल्को, NELCO, जो टाटा ग्रुप की कंपनी है। 671 के लेवल पे ये स्टॉक अभी ट्रेड कर रहा है। ये कंपनी सैटेलाइट बेस्ड नेटवर्क कम्युनिकेशन सॉल्यूशंस प्रोवाइड करती है और बाकी बैंकों को और बैंक्स के एटीएम्स को और ब्रांचेस को कनेक्ट करने का काम करती है। फिर ऑयल, एनर्जी और गैस इंडस्ट्रीज के लिए सॉल्यूशंस प्रोवाइड करती है। टाटा ग्रुप की कंपनी है, जबरदस्त पोटेंशियल है, अच्छे फंडामेंटल्स है। रिटर्न ऑन इक्विटी 18%, रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड 23%, एक स्ट्रॉन्ग ऑर्डर बुक है। सरकार का पूरा फोकस है डिफेंस पे और मेक इन इंडिया पे। और इस कंपनी ने कुछ महीनों पहले एक टाई अप किया है, इंटेलसेट नाम की कंपनी है, जो कि दुनिया की सबसे बड़ी इन फ्लाइट कनेक्टिविटी प्रोवाइड करने वाली कंपनी है। तो ये भारत में फ्लाइट में जो इन फ्लाइट कनेक्टिविटी, इंटरनेट सर्विसेज, उनके लिए इनको आगे अपॉर्चुनिटी रहेगी, जो कि बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है। इस कंपनी में टाटा पावर अराउंड 50% स्टेक ओन करती है, वही इसकी प्रोमोटर है। और मैसाचुसेट्स इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, MIT, भी अराउंड 2.96% स्टेक ओन करती है। इस स्टॉक में यहाँ पे खरीदारी करने की सलाह। और इसके भी कोइंसिडेंटली कल नतीजे हैं और मुझे लगता है इस तिमाही के नतीजे भी अच्छे रहने चाहिए। आज जिस तरीके से डेटामेटिक्स ने परफॉर्म किया, मुझे लगता है ये स्टॉक भी कल अच्छा करना चाहिए। तो इसमें खरीदारी करने की सलाह है। 705 का मेरा शॉर्ट टर्म टारगेट है, 660 का स्टॉप लॉस रखना।
ओके, तो 705 का टारगेट, 660 का स्टॉप लॉस, खरीदारी करें नेल्को। ये है आपके लिए सीरीज आपकी पहली पिक। दूसरी पिक सर आपकी? दीपांशु, आज की दूसरी पिक है ग्रोवर एंड वेल, GRAUWEIL 87 के लेवल पे अभी स्टॉक ट्रेड कर रहा है। ये कंपनी इंडस्ट्रियल पेंट्स, स्पेशलिटी केमिकल्स और इंजीनियरिंग इक्विपमेंट्स इन तरह के कारोबार में है। भारत की पहली केमिकल कंपनी है जिसको एरोस्पेस सर्टिफिकेशन मिला हुआ है। इंडस्ट्रियल पेंट्स के लिए एक नीदरलैंड की कंपनी है ट्रांस ओशन कोटिंग्स, उनके साथ टाई अप है। और बाकी आज सुबह भी जब सिद्धार्थ सेडानी जी ने नेस्को का रिकमेंड किया था SPL सेगमेंट में, तो इस स्टॉक का भी जिक्र हुआ था। इनका एक मॉल है कांदीवली एरिया में 4,75,000 स्क्वायर फुट का, और उसी कंटेक्स्ट में ये इसका जिक्र हुआ था कि जब अनिल जी घर जाते हैं ऑफिस से तो इसका मॉल आता है उनके रास्ते में। बाकी फंडामेंटल्स बहुत अच्छे हैं। रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड करीबन 17-18%। एक जीरो डेट कंपनी, सितंबर तिमाही भी बहुत जबरदस्त थी। 27 करोड़ का पैट था जो पिछले साल सितंबर में 17 करोड़ का पैट था। वैल्यूएशन के लिहाज से भी सस्ता है, 19-20 के मल्टीपल पे स्टॉक ट्रेड करता है, जबकि सेक्टर का मल्टीपल क्लोज टू 45-50 होगा। तो इस स्टॉक में भी करंट लेवल्स पे खरीदारी करने की सलाह है। मेरा इसमें शॉर्ट टर्म टारगेट है 95 का, स्टॉप लॉस रखना है 83 का। ओके, तो ये है आपके लिए ग्रोवर एंड व्हील, यहाँ पर करनी है खरीदारी। मूवमेंट आ सकता है 95 का टारगेट, 83 का स्टॉप लॉस, और साथ ही नेल्को 705 का टारगेट, 660 का स्टॉप लॉस। बहुत बहुत शुक्रिया सीरी साहब ये दो बेहतरीन कैश कॉल्स देने के लिए। आइए फिर लेते हैं अनिल जी की मार्केट स्ट्रैटेजी। 2:30 भी बज चुके हैं, जानते हैं डेटा क्या कह रहा है। डाउ फ्यूचर्स थोड़ी गिरावट बढ़ी है सर, 125 अंक नीचे आ रही है, तो ये प्रेशर अब बढ़ रहा है डाउ फ्यूचर्स में। जब हमने शो की शुरुआत करी थी तब इतने खराब नहीं थे जितना अब होते हुए दिख रहे हैं। नास्डैक में भी वही इशू है सर, शो की शुरुआत में एकदम फ्लैट थे, अब आपको फिसलते हुए दिख रहे हैं। यूरोप में आधे से $1, इनफैक्ट जर्मनी तो 1% नीचे है, तो वहां पर भी प्रेशर आ रहा है। कच्चा तेल $84 के भी नीचे आ गया, वहां पर प्रेशर है। रुपया ये भी आपको 14 पैसे गिरावट के साथ ट्रेड करते हुए दिख रहा है, तो प्रेशर तो बन रहा है सर ग्लोबल मार्केट्स में भी, और हमारे बाजारों में भी थोड़ा दबाव है। 18,100 के अभी नीचे निफ्टी आए, क्या करना है सर? दीप देखिए, भले ही 100-125 पर नीचे दिख रहा है डाउ, लेकिन कोई जरूरी नहीं कि इतना गिरे ही, क्योंकि 2 दिनों में 1000 पर निकल गया डाउ, करेक्ट। तो मतलब अच्छी कमजोरी हुई है, तो सपोर्ट लेवल के आसपास भी पहुंच रहा है। या तो हो सकता है कमजोर खुल के रिकवर हो जाए, या फिर ज्यादा कमजोर खुले ही ना, ये भी संभावना है। और दूसरी तरफ अगर आप ये सोचे कि 2 दिनों से कमजोर है, चार्ट और ट्रेंड बड़ा कमजोर है, थोड़ा और गिर सकता है, सो आई थिंक एक ठीक अंदाजा लगाना मुश्किल काम है। लेकिन अभी से लेकर 3.5 तक तो ठीक है, हमें डाउ फ्यूचर्स के हिसाब से चलना है। लेकिन मुझे नहीं लगता कि रात का अमेरिकी बाजारों का रुझान एकदम क्लियर कट डाउ आपको दिखा रहा है। वॉलेटिलिटी रह सकती है, जितना आप सोचे या तो उससे ज़्यादा घट जाए या रिकवर होकर काफ़ी बढ़िया हो जाए। तो जो आप सोच के जा रहे हो वो नहीं मिलेगा, ये बात पक्की है। करेक्ट सर। हाँ, क्योंकि जो मूवमेंट डाउ दिखा रहा है ना पिछले कुछ दिनों का, कई बार है ना आपको इस बात से भी अंदाजा लगता है कि जो आपको दिन भर डाउ फ्यूचर्स ट्रेंड दिखाते हैं, शाम को उस ट्रेंड के मुताबिक कैसा ट्रेड होता है। सेम होता है, कम ज्यादा, ऊपर नीचे। सो आजकल जो ट्रेड हो रहा है डाउ में, 2 दिन से तो ज्यादा गिर रहा वो है। बिल्कुल अलग हो रहा है। सो कोई बड़ी बात नहीं कि जो डाउ फ्यूचर्स दिखा रहे हैं वो शुरुआत भले उसके आसपास हो जाए तो हो जाए, बाद का ट्रेड अलग ही रहेगा। तो इसलिए आप ये अंदाजा नहीं लगा सकते कि रात को क्या होने वाला है। ठीक ठीक अंदाजा लगाना मुश्किल काम है। अब वो नहीं कर सकते तो क्या करेंगे फिर? अपने अपने हिसाब से चलने का। देखो, बहुत दिनों बाद, 2-3 हफ्तों बाद पहली बार भारतीय बाजार ने आज ताकत दिखाई। मतलब अगर हम पहले जैसे होते ना, 2 दिन पहले जैसे, तो 2 दिनों का 1000 पॉइंट के डाउन में हम वापस 17,800 आ जाते। आज हम 18,000 को तोड़ने को तैयार नहीं है। सो आज पहली बार बड़े दिनों बाद भारतीय बाजारों में अमेरिकी बाजारों की कमजोरी के बावजूद ऐसी कमजोरी नहीं दिख रही जिससे कि आपको डर लगे। बिल्कुल। सोचो 1000 गिरे हुए, 125 डाउ फ्यूचर नीचे, फिर भी हम 18,100 पे आराम से टिके हुए हैं। एब्सोल्युटली। बैंक निफ्टी देखो 42,300 के आसपास आराम से टिके हुए हैं। तो ये थोड़ी सी ताकत दिखा रहा है। अब आइए इस ताकत में क्या आंकड़े इंपॉर्टेंट है। पहली चीज, संभावना इस बात की पूरी कि 18,000 के नीचे आप बंद नहीं होंगे। जो पोजीशन बनी हुई है 18,000 के पुट पर 1.5 करोड़ शेयर हैं, और 18,050 के पुट पर करीबन 1 करोड़ शेयर। तो 18,050 बचे हुए समय के लिए, 1 घंटे के लिए आपके लिए मजबूत सपोर्ट का काम करेगा। 18,150, 18,200, 18,150 के कॉल पर 1.25 करोड़ शेयर है, और 18,200 पर 1 करोड़ 85 लाख शेयर। ये 50 पॉइंट की रेंज आपके लिए रुकावट का काम करेगी। तो जैसे 18,150, 18,200 की तरफ आएंगे, सप्लाई आएगी। 18,050 की रेंज में आएंगे, खरीद आएगी। अब बीच में बच गया आपका 18,100। अब ये लेवल बड़ा इंपॉर्टेंट है।
18,100 के कॉल पर करीबन करीबन 2 करोड़ शेयर है दीप, 1 करोड़ 90 लाख। सो 3 बजे तक आपको 18,100 के नीचे जाके टिकना नहीं, ये बहुत जरूरी है, ये ध्यान से सुनिएगा। हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट 18,100 पर है, न कि 18,000 पे, करीबन करीबन 2 करोड़ शेयर। अगर 3 बजे के पहले आप इसको तोड़ के टिक जाते हैं, बिल्कुल इसीलिए आप बार बार उसके आसपास घूम रहे हैं, तो आपके लिए कॉल अनवाइंडिंग का खतरा बढ़ेगा। तो आप 18,050, 18,025 आज ही आ सकते हैं, क्योंकि डाउ फ्यूचर्स आपको सपोर्ट नहीं कर रहा। और अगर आपने 18,100 को 3 बजे के पहले तो नहीं तोड़ा, तो इसका मतलब ये कि आप बचा गए, पुट राइटिंग काम आ गई, जिसकी संभावना पूरी है, तब आप 18,150 के आसपास पहुंच के वहाँ एक्सपायरी देने की कोशिश करेंगे। सो 18,100, 150 की रेंज में टाइम पास करना चाहिए। 3 बजे के पहले किसी एक और टूटे तो 50 से 75 पॉइंट का मूवमेंट। गॉट इट, क्लियर है ये निफ्टी। अब आइए बैंक निफ्टी, न 42,000 के नीचे बंद होगा, न 42,500 के ऊपर बंद होगा। बहुत क्रिस्टल क्लियर लेवल है। 42,200, 42,300 की रेंज में सपोर्ट लेगा, 42,300, 42,400 की रेंज में रुकावट है। 42,400 के ऊपर निकला, स्पॉट लेवल की बात कर रहा हूँ, तो खरीदारी शॉर्ट कवरिंग 42,500 से 600 तक ले जाएगी। 42,200 के नीचे गया तो अनवाइंडिंग होगी, 42,100, 42,000 तक ले जाएगी। कुछ नहीं दिया, कुछ नहीं है। और आज सुबह भी आपको याद होगा, मैं बार बार इसलिए कह रहा था कि आज कुछ नहीं करना, आराम से बैठो। आप देखो पूरे दिन में मार्केट ने क्या किया, कुछ नहीं किया। एक्सपायरी के दिन में मुश्किल से 200-250 पॉइंट की रेंज आपकी बैंक निफ्टी पे है, मुश्किल से 50, 60, 70, 80 पॉइंट की रेंज आपकी निफ्टी पे है। पूरा दिन भर 18,100 के आसपास टाइम पास है, इधर 18,200, 300 के आसपास टाइम पास। तो आप देखो मूवमेंट ही नहीं है। तो इसलिए कई बार ये कि आप ट्रेड ले लो, दोनों तरफ थक जाओगे। लॉन्ग करोगे तो आपका बढ़ता नहीं, शॉर्ट करोगे तो घटता नहीं। इसलिए आज है ना, आपको ट्रेड लेने का मजा अगर आएगा तो आखिरी आधे घंटे में आएगा। जब अगर कोई एक तरफ एक्सट्रीम पहुंचे बाजार, तो वहां पर कॉन्ट्रा ट्रेड लेने की कोशिश करेंगे। अभी इंतजार करें आराम से। ठीक है सर, चलिए इंतजार करिए आराम से, कोई हड़बड़ी नहीं है, बट हाँ लेवल्स आए तो फिर वहां पर ट्रेड भी। और वागले साहब बजाइए बिल्कुल, आइए चलते हैं। बताएं वागले साहब। दीपांशु, एयू बैंक बेचना है, पिछले 3 दिनों का बॉटम इसने ब्रेक किया है, और आरबीएल बैंक का सिमिलर पैटर्न है। आरबीएल बैंक ऑलरेडी 4% डाउन है, एयू बैंक अभी अभी निकल रहा है 620 के नीचे। आपको 624, 25 के ऊपर के स्टॉप लॉस से बेचना है। मुझे लगता है 610, 605 के आसपास के लेवल्स आपको 1 से 2 दिनों में मिल सकते हैं। ओके, तो ये है आपके लिए एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक में बिकवाली करने की राय वागले साहब की तरफ से, बिगुल हिमांशु जी की तरफ से भी। और उसके बाद चलेंगे सीधे विदेश यात्रा पर। हाँ, अरे बहुत ही बेहतरीन बिल्कुल टूरिस्ट डेस्टिनेशन पर। पहले बिगुल हिटमैन हिमांशु। हिमांशु जी बताएं सर। अनिल जी, पिरामल एंटरप्राइजेज में एक ऐसे इंडिकेशंस है कि एक कंसोलिडेशन से इसमें एक अपसाइड का ब्रेकआउट आता हुआ नजर आ सकता है। डेटा भी आज काफी पॉजिटिव बनता हुआ नजर आया है, तो 1 से 2 दिन का व्यू लेते हुए पिरामल एंटरप्राइजेज में खरीदारी करके चलेंगे। 838 रुपए के आसपास के स्पॉट के लेवल्स हैं, यहाँ पर 854 और 860, ये 2 टारगेट्स मेरा ऐसा मानना है कि आने वाले 1 से 2 दिनों में देखने को मिल सकते हैं। और यहाँ पर 831, 831 के स्टॉप लॉस के साथ खरीदारी करके चलने की सलाह है, और ये सभी स्पॉट के लेवल्स हैं। ओके, तो ये है आपके लिए हिमांशु जी की तरफ से पिरामल एंटरप्राइजेस पर खरीदारी की राय। स्टॉक में मोमेंटम में आ रहा है। ओके, तो बड़े दिनों बाद पिरामल भूल ही गए थे सर। हाँ, हम तो भूल गए थे कि स्टॉक लिस्टेड भी है। बड़े समय बाद रडार पे आया है। 854, 860 के टारगेट के लिए खरीदारी करने की राय। आइए बढ़ते आगे, और वही देखो फिर 18,100 के आसपास ही निफ्टी आता हुआ दिख रहा है। 42,300 के आसपास बैंक निफ्टी। कुछ खास इनको करना नहीं है। एक अच्छी बात दीपी है कि जैसे डाउ 100 से 100, 135, 40 पॉइंट हो गया, लेकिन बाजार उतने खराब हो नहीं हो रहे सर। यानी कि आज गिरने से इनकार तो कर रहे हैं, इस लेवल पर थोड़ी थोड़ी सही खरीदारी तो आ रही है। बिल्कुल। आइए चलते हैं विदेश यात्रा पर, दावोस। हमारी एग्जीक्यूटिव एडिटर स्वाति खंडेलवाल है इस वक्त दावोस में। ओह, आज फिर से मौसम बदल गया है। आज तो पूरी तरह से धूप के बजाय आप पीछे आज स्नोफॉल है। मौसम बदला है स्वाति, या आपने लोकेशन बदली है? मौसम बदला है सर, लोकेशन यही है। आज बहुत ज़्यादा ठंड है, आज -15 डिग्रीज है, और कल रात को बहुत ज़्यादा स्नोफॉल हुई है। सो टेम्परेचर एकदम चेंज हो गया। माय गॉड, बिल्कुल आप पीछे देखिए, एकदम पीछे ये जो आपके दिख रही है वो स्नो ही है एकदम।
हाँ स्नो है सर, और लगातार फोरकास्ट है कि और भी स्नोफॉल होगा अगले 2 दिन। ओके, बी सेफ। अच्छा बताइए, क्या क्या कुछ खास आयोजन हो रहा है दावोस में इस वक्त? जी, सो बैक टू बैक मीटिंग्स है और आज बहुत अच्छा लाइनअप है हमारे साथ। आप देखिए आज सलिल पारिक इन्फोसिस के जो सीईओ हैं उनसे बातचीत होगी। स्मृति ईरानी जी के साथ मेरा एक एक्सक्लूसिव 1-on-1 कॉन्वर्जेशन है। वो यहाँ पे रिप्रेजेंट कर रही हैं इंडिया को, विमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट, सस्टेनेबिलिटी, क्लाइमेट, इस पर वो बातचीत करेंगी, तो उनके साथ कॉन्वर्जेशन है एक लंबी। एसबीआई के चेयरमैन दिनेश खारा साहब से भी बातचीत होगी, उनके साथ समझेंगे फाइनेंस स्पेस में इंडिया की क्या अपॉर्चुनिटीज़ है, किस तरीके की बातचीत हो रही है इन्वेस्टमेंट्स को लेकर, और क्या उनकी मीटिंग्स रहीं, किनसे मुलाकात हुई। ये कुछ इंपॉर्टेंट इंटरव्यूज़ हैं। इसके अलावा ऑफ कोर्स अनीश शाह जी के साथ महिंद्रा एंड महिंद्रा जो रिप्रेजेंट करते हैं उनके बिजनेसेस आप देखिए, चाहे टेक हो या ऑटो हो या ईवी हो, उसमें उनका बहुत बड़ा रोल है, तो उनके साथ भी बातचीत हुई है। सिद्धार्थ जैन आइनॉक्स के जो हेड है, वो लोग काफ़ी काम कर रहे हैं ग्रीन एनर्जी पे, उनके साथ बातचीत है। तो लंबा लिस्ट है जिनके साथ हम कॉन्वर्सेशंस करेंगे, बट बाय एंड लार्ज पैक्ड शेड्यूल है। यहीं पर इंडिया की जो स्टोरी है कंटिन्यू हो रही है, जो हम कॉन्वर्सेशन कर रहे हैं उसी डायरेक्शन में बातचीत चल रही है। तो आपने देखा होगा अनिल अग्रवाल जी से भी कल जो बात हुई, आपने सुना कि वो कितने इन्वेस्टमेंट्स इंडिया में और बढ़ाने की बात करें, कौन कौन से सेगमेंट्स में अब वो एंटर करेंगे या देखेंगे, और अपनी प्रेजेंस बढ़ाते हुए कमिटमेंट स्ट्रांग है और वो जो भरोसा दिख रहा है। मैंने एलन मित्तल जी से भी बात की, तो उन्होंने कहा, आप जानते हैं स्टील बैरन है, और उन्होंने पहले भारत में इन्वेस्ट करके थोड़ा सा एक सेटबैक भी देखा था, बट अब वो वापस इंडिया में इन्वेस्टमेंट्स की बात कर रहे हैं। उनकी मीटिंग्स हुई हैं कई मंत्रियों से जहां उन्होंने कमिटमेंट की है पेट्रोकेमिकल स्पेस में इन्वेस्ट करने की। तो नेट आई थिंक इस डावोस मीटिंग में अगर हम ये देख पाए कि कितना इन्वेस्टमेंट भारत में लोग वाकई डालने को तैयार है, बातें नहीं बट रियल इन्वेस्टमेंट कितना चर्न हो जाए, वो देखना जरूरी है। एमओयूज तो ऑफ कोर्स साइन हुए हैं, महाराष्ट्र ने 1 लाख करोड़ से ज्यादा के एमओयू साइन किए हैं ग्रीन एनर्जी एक्सेट्रा की स्पेस में, बट वाकई कितना ये मनी कब तक आएगा और किन सेगमेंट्स में आएगा, इस पर देखना है। बट भरोसा बहुत अच्छा है और स्ट्रांग है। तो इंडिया की स्टोरी बहुत अच्छी लग रही है। जो हमारा कैंपेन है सर, शाइनिंग इंडिया, इस बार बजट में आई थिंक सबने ये वर्ड तो यूज किया ही है, और उनको दिख रहा है कि यहाँ पर उम्मीद भी है और ग्रोथ भी है और अपॉर्चुनिटी भी है। देश दुनिया के जितने भी दिग्गज कॉर्पोरेट्स है, इंडस्ट्रिस्ट है, उनसे सबसे 1-on-1 मुलाकात कर रही है स्वाति दावोस में। एक के बाद एक बड़े इंटरव्यूज आपके लिए आते हुए दिख रहे हैं, और जो हमारी बजट की थीम रखी है, ये पूरी दुनिया की मंदी में सिर्फ हिंदुस्तान ऐसा है जो चमकता हुआ दिख रहा है, शाइनिंग इंडिया, और ये सारे कॉर्पोरेट्स मान भी रहे हैं। तो आज तीसरा दिन है, कल आखिरी दिन होगा, राइट? जी सर, कल आखिरी दिन है। कल आखिरी दिन है। चलिए, तो आज हम आपसे ज़्यादा देर बात नहीं करेंगे, क्योंकि हमें वो पीछे ना इतनी स्नो देखकर बड़ी थोड़ी सी दया सी आ रही है कि इतनी ठंड में और पता नहीं फ्रेम हिल रही है, आप हिल रही हैं, कुछ तो शिवर कर रहा है। तो स्वाति ठंड से कैमरामैन भी हिल रहे हैं क्योंकि तो रहिए, बिल्कुल इतनी स्नो है, इतनी ठंड है, तो आप सब लोग वहाँ सेफ रहें और इसी तरह से बेहतरीन कवरेज करते रहें। धन्यवाद स्वाति, कल सुबह आपसे फिर मुलाकात होगी, लेंगे आपसे पूरा अपडेट वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम 2023 का लाइव फ्रॉम दावोस। आइए अब मुलाकात की जाए बसीन साहब से। सर नमस्कार, स्वागत है आपका एक्सपायरी पर, आपके विचार और साथ ही अपडेट्स। अनिल जी, पहले तो आपको बता दूं, ऐसा मत कहिए डावोस देखने में बहुत अच्छा है, दिल्ली उससे बढ़िया है। और दिल्ली में भी आपको बर्फ की जगह आप चलेंगे तो अमृतसर में दिखा दूंगा बर्फ। तो दिल्ली आइए, आपको ऐसी सर्दी दिखाएंगे, और राकेश जी और कुणाल जी आपको बताएंगे ऐसी सर्दी दिल्ली में मैंने नहीं देखी, 30 साल हो गए। मैं बढ़िया बता रहा हूँ आपको। बिल्कुल, इस बार की सर्दी जिसने नहीं देखी उसने क्या देखा सर। डावोस तो देखने लायक चीज है, सारा कुछ तो इंडिया में हो रहा है, तो अपने ही देश में देखिए। बिल्कुल सर, नहीं बिल्कुल सर जी। देखिए डाउ क्यूज और ये वो सब प्राइसिंग हो रहा है। यू आर एन आउट परफॉर्मर, ग्लोबल ग्रोथ इज बैक, ग्लोबल क्यूज आर पॉजिटिव। बॉन्ड यील्ड्स कल 18 बेसिस पॉइंट घटे, द लार्जेस्ट इन अ लॉन्ग टाइम। या तो फेड रेट हाइक का कम करेगा या वहाँ रिसेशन ट्रेंड्स बन रहा है, तो दोनों तरफ हो नहीं सकते। तो आई थिंक इट्स अ बाइंग अपॉर्चुनिटी। अपडेट दे दूं, कल आपको हैवेल्स दिया था, परसिस्टेंट सिस्टम मेरा आउट परफॉर्मर रहा है आपके सामने 2 महीने से। इंडिगो कल कोल इंडिया दिया था, आइडिया सारे हिट हो गए। एबीबी
और वेदांता, ये दोनों, और एबी भी अभी शुरुआत है, अभी तो चलेगा। अब आपके लिए 3 पिक्स है और धमाकेदार पिक दे रहा हूं जो पैसे बनाएंगे तगड़े आपके लिए अगले 2 दिन में। चलिए, बहुत ही बढ़िया, 3 बेहतरीन पिक्स और आपके लिए आती दिख रही है अगले 2 दिनों के लिहाज से। यहाँ पर ट्रेड करने का मौका बनेगा आपके लिए। बस साहब बताएं सर। अनिल जी, पीएनबी के नंबर सबसे बढ़िया आएंगे और पीएसयू बैंक्स में ये सबसे माने आउट परफॉर्मर रहेगा, इसमें मैं कोई दो राय नहीं कह सकता। राइट बैक होएगा, प्रॉफिट विल बी एक्सेप्शनल। तो मेरे लिए ये 65 रुपए का भाव दिखता है और मेरे को ये 2 या 3 दिन लग जाए। 65 से कम मत बेचना, 55 रुपीज आपका स्टॉप लॉस है। ट्रेडिंग के लिए इसलिए मैं बता रहा हूं क्योंकि वॉलेटाइल है मार्केट, लेकिन 63, 50, 65 द प्रीवियस हाइज विल कम इन पीएनबी। सेकेंड पिक जी, देखिए जी में बिफोर द बजट यू विल गेट द अप्रूवल फॉर दैट इज जी एंटरटेनमेंट, दैट इज विद सोनी। द मर्जर विल बी अ वेरी बिग, इट विल बी अ ग्रॉस ब्लॉकर मेरे हिसाब से। यू मस्ट बाय इट एट 220, 224, कीप अ स्टॉप लॉस ऑफ 218, 238 to 240 का टारगेट इज कमिंग इन जी। एंड लास्ट बट नॉट लीस्ट BEL, आई टेल यू BEL विल कम आउट विद सुपर्ब नंबर्स और बजट में डिफेंस के लिए बहुत ज्यादा उछावल है। और आप जानते हैं हैल और BEL इज आउट परफॉर्मर। 110 का टारगेट है, 98.50 का स्टॉप लॉस। ओके, 3 स्टॉक है जहां पर खरीदारी करने की राय आपके लिए आती हुई बसनी साहब की तरफ से। पीएनबी खरीदे 56 रुपए 75 पैसे के आसपास, 55 का स्टॉप लॉस, 65 का रहेगा आपका टारगेट। खरीदे आप जी एंटरटेनमेंट और 224 पर खरीदे, 218 का स्टॉप लॉस, 238 से 240 के टारगेट। और BEL में भी करनी है खरीदारी, 98 हाफ का स्टॉप लॉस और 110 के टारगेट के लिए खरीदारी करने का मौका दिखता है बसीन साहब को। तो ये बेहतरीन पिक्स बसीन साहब की तरफ से आती हुई दिख रही है। आखिरी मिनटों में हम जा रहे हैं बाजार में, लेकिन बिल्कुल वही शांत कारोबार 18,100 के आसपास होता हुआ निफ्टी पर आपको दिखेगा। बिल्कुल शांत कारोबार है, बट अनिल जी स्टॉक्स पे देखिए मूव आ रही है। बाजार अभी 18,100 के नीचे गया था, वहां से फिर से रिकवर कर रहा है। पीरामल एंटरप्राइजेस पर मूव आई, इंटरग्लोब एविएशन पर एक अच्छी मूव आती दिख रही है क्योंकि अभी जो एविएशन डेटा आया है वो इन कंपनीज के फेवर में आ रहा है। इनफैक्ट इंटरग्लोब एविएशन एक अच्छी मूव आपको दिखा रहा है, 1.5% ऊपर ये काउंटर ट्रेड भी कर रहा है। एक बार चार्ट चेक लिया जाए कुणाल जी की तरफ से। कुणाल जी 1.5% ऊपर इंटरग्लोब एविएशन, जरा एक बार नजर डालें सर। देखिए जिस तरह का चार्ट है, स्टॉक ने लगातार पिछले कुछ दिनों में आउट परफॉर्म किया है दीपांशु, और मुझे लगता है आउट परफॉर्मेंस अभी भी जारी है। स्टॉक का चार्ट बहुत शानदार है और मुझे लगता है और ऊपर के लेवल्स देखने को मिलेंगे। तो एक नया रिवाइज स्टॉप लॉस रखें 2080 के आसपास, और मुझे लगता है कि बने रहना चाहिए। स्टॉक मुझे लगता है 2300 के लेवल्स तक जा सकता है, तो 2300 के टारगेट के लिए बिल्कुल जिनके पास पोजीशन है होल्ड करने के राय। 2300 का टारगेट इंटरग्लोब एविएशन, इसको होल्ड करें। कैश का ऑप्शन, आइए चलते हैं सुमित जी के पास। बताएं सुमित जी। दीपांशु, एक सेल स्टॉक मेरे रडार पे आया है। मार्केट साइडवेज है लेकिन कुछ स्टॉक में सेलिंग आ रहा है। तो जो स्टॉक अभी मेरे रडार पे आया है उसका अभी भाव चल रहा है 261 रुपए, 260.50, 261 का अभी भाव है। स्टॉक का नाम है आदित्य बिरला फैशन रिटेल लिमिटेड, जिसका सिंबल है ABFRL। ABFRL के अंदर सेलिंग प्रेशर है। स्टॉक पिछले 6 महीने के लोअर लेवल्स पे आ चुका है। जुलाई 2022 का लो ब्रेक कर रहा है। ये स्टॉक के अंदर अभी यहां से और सेलिंग प्रेशर देखने को मिल सकता है। इसमें ऑप्शन के जरिए ट्रेड लेने का सलाह रहेगा। 260 वाला पुट अभी 4 रुपए 10 पैसा, 4 रुपए 25 पैसे पे ट्रेड कर रहा है, इसको लेने का सलाह रहेगा। आदित्य बिरला फैशन रिटेल के अंदर मेरे को लग रहा है यहाँ पे 10 से 15 रुपए का गिरावट देखने को मिल सकता है। 250 रुपए, 245 रुपए ये नीचे में देखने को मिल सकते हैं। इसके लिए ऑप्शन के जरिए 260 वाला पुट यहाँ पे खरीदारी करें, 2 रुपए 25 पैसे का नीचे में स्टॉप लॉस लगाएं, ऊपर में 6 रुपए से लेके 7.5 रुपए तक के टारगेट ABFRL के 260 के पुट के अंदर देखने को मिल सकते हैं। तो बिकवाली करके चलने का सलाह रहेगा ABFRL। ABFRL, AB फैशन, इस पर आप बिकवाली करें और ये बिकवाली आप पुट खरीद कर सकते हैं। स्टॉक में भी आपको दबाव बनते हुए दिख रहा है। बाय द वे, एशियन पेंट्स के नंबर्स जब से आए हैं तब से हमने देखा है HUL में थोड़ा प्रेशर बना था। वापस HUL संभलने की कोशिश कर रहा है, बट ये काउंटर थोड़ा लड़खड़ाते हुए दिखा था एशियन पेंट्स के नंबर्स के बाद, क्योंकि कंज्यूमर स्पेस के ये दोनों, हालांकि ऑफकोर्स कारोबार बहुत सिग्निफिकेंटली डिफरेंट है, बट डिमांड को लेकर जो एशियन पेंट्स की कंसर्न है, फ्लैट डोमेस्टिक ग्रोथ रही है, उससे पूरे कंजम्पशन बास्केट पर एक सवाल जरूर उठा था। अब HUL संभलने की कोशिश कर रहा है। इस काउंटर पर रखिए नजर, निचले स्तर से मूव कर रहा है, इसके भी नंबर्स का हमें है इंतजार। बस आते होंगे थोड़ी देर में इसमें नंबर्स। एक बार HUL के चार्ट पर भी राय ले ली जाए। जो मूवमेंट थोड़ा नीचे से अब संभलते हुए दिख रहा है। हिमांशु जी, HUL देखें सर एक बार।
दीप देखिए, स्टॉक एक बेस बनाने की कोशिश कर रहा है, फिलहाल एक कंसोलिडेशन में है, 2600-2700 की एक ब्रॉडर रेंज है। आज हायर लेवल से जरूर थोड़ी सी गिरावट देखने को मिली है, लेकिन चार्ट्स का ओवरऑल सेटअप अभी भी पॉजिटिव है और मुझे लगता है जब तक स्टॉक 2600 के ऊपर बना हुआ है, गिरावट पर खरीदारी करके चला जा सकता है। तो ये है राय आपके लिए HUL पर आती हुई हिमांशु जी की तरफ से। आइए एक और स्पेस जो बड़ी एक्शन में, सुर्खियों में, खबरों में है, और वह है इलेक्ट्रिक व्हीकल्स की। लेकिन इलेक्ट्रिक व्हीकल्स आने शुरू हो चुके हैं, भर भर कर आ रहे हैं। इस बार ऑटो एक्सपो में भी आपने देखा किस तरह से पूरा फोकस इलेक्ट्रिक व्हीकल्स पर है। लेकिन अब इस स्पेस में, इस सेगमेंट में कंपटीशन बढ़ रहा है। ऐसा हम क्यों कह रहे हैं, किस तरह का कंपटीशन बढ़ रहा है, आइए जानिए पूरी डिटेल्स। हमारे साथ है इस वक्त नूपुर। नूपुर बताइए, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स में भी अब मारामारी चालू सर, एक के बाद हर सेगमेंट में नई लॉन्च लाइनअप है और इसके चलते अब दबाव आ रहा है कि प्राइसेस जो इतने हाई हुआ करते थे ईवी के, वो भी कम हो रहे हैं। ओके, दैट्स गुड न्यूज। प्राइस कम हो रही है और रेंज बढ़ रही है। ओके, तो जो रेंज नॉर्मली 250-300 हुआ करती थी, वो 450-550 तक भी जा रही है। मतलब एक बार चार्ज करने के बाद तो वो एक पॉजिटिव न्यूज है। और प्राइस कम हो रहे तो हमारे लिए डबल पॉजिटिव न्यूज है। गुड, वेरी नाइस। बताएं डिटेल। बिल्कुल सर। तो सबसे पहले टाटा की तरफ से आया, क्योंकि महिंद्रा की तरफ से जो पुश आया है इलेक्ट्रिक व्हीकल को लेके, उनकी जो आने वाली XUV 400, उसके बाद टाटा मोटर्स ने जो टाटा की फेमस कार है ईवी में नेक्सॉन, उसमें प्राइजेस कटौती की, उसके प्राइजेस को घटाया है। जो प्राइम वर्जन आता है जिसकी बैटरी थोड़ी कम है, जो मैक्स वर्जन से, वहां पे 50,000 की कटौती की गई है। पहले 15 लाख से स्टार्ट होती थी, वो 14.5 लाख की हो गई है। और जो मैक्स जिसकी 450-500 तक की रेंज क्लेम कर रही है कंपनी, उसकी प्राइस करीबन वहां पर 85,000 की कटौती की गई है। ऐसा टाटा मोटर्स ने कहा कि क्योंकि कंपटीशन बहुत ज्यादा है। और XUV 400 जो महिंद्रा की आने वाली है, उसकी रेंज मैं बता देती हूँ, 456 किलोमीटर का वन चार्ज पे कंपनी ने क्लेम किया है। और इसकी जो प्राइस होगी वो करीबन 16 लाख रुपए की होगी। हालांकि नेक्सॉन की प्राइम की प्राइस अभी भी 1.5 लाख रुपए कम है XUV से, लेकिन यहाँ पे इतना ज्यादा कंपटीशन है कि कंपनी को अपने प्राइसेस कम करने पड़े। फिलहाल टाटा मोटर्स के पास ईवी में बात करें तो करीबन 85% का मार्केट शेयर है, लेकिन जिस हिसाब से सारी कंपनीज अपना वर्जन लेके आ रही है ईवी में, उन्हें अपने प्राइसेस और रेंजेस दोनों पे बदलाव करना ही पड़ा। जहाँ पे मारुति सबसे पीछे था ईवी में, उन्होंने भी ऑटो एक्सपो में अपनी जो कॉन्सेप्ट वर्जन ईवी का वो लॉन्च किया था। टाटा अपने तीनों, हैरियर हो या अल्टोज हो या पंच, तीनों में ईवी लाने वाला है। MG भी देखे तो एयर जो एक्चुअली टाटा नैनो जैसी दिखती है, वो भी लॉन्च होने वाली है। Hyundai की आने वाली है, Hyundai कोना इलेक्ट्रिक है। और BYD की तरफ से भी कंपटीशन आने वाला है, क्योंकि इनने भी अपनी जो रेंज है वो करीबन 15 से 16 लाख रुपए की स्टार्टिंग रेंज रखी है। ओके, तो ये सारे के सारे ढेर सारे इलेक्ट्रिक व्हीकल्स आ रहे हैं और सबके दाम कम होते हुए नजर आ रहे हैं। हमारे जरा पैनल में चेक कर लें किसके पास है इलेक्ट्रिक व्हीकल। अभी तक किसी ने लिया है आप में से? जरा बताइए मुझे। इलेक्ट्रिक व्हीकल अभी किसी के पास नहीं है। ओके, यानी कि इलेक्ट्रिक व्हीकल के लिए अभी तक संभावनाएं तो बहुत है। शायद मेरे ख्याल से जैन साहब इंतजार इसी बात का कर रहे हैं कि थोड़े दाम कम हो जाए और ज़्यादा मॉडल्स आ जाएं। जैन साहब, यही मैंने आर्बिट्राज देखा, जितना मैं एक्स्ट्रा पैसा दे रहा हूँ ईवी के लिए, उतना मेरा वो ड्राइविंग है नहीं। मतलब एक महीने में भले मैं डीजल, पेट्रोल और ईवी में भी देखूं, इलेक्ट्रिक में भी, तो मुझे तो पेट्रोल पोसा जाती है, क्योंकि एक महीने में बॉम्बे की तरह और दिल्ली की तरह हमारा ट्रैवलिंग है नहीं। मेरी ऑफिस 3 किलोमीटर है घर से, सारे 2 अलग अलग ऑफिस, तो सारी आर्बिट्राज करके देखिए अनिल जी, डीजल कार ही नहीं पोसाती, तो ईवी के 6 लाख, फिर बैटरी चेंज करना थोड़े दिनों बाद। बाकी ठीक है, एक ग्रीन फैक्टर जरूर से है। तो अब जो मेरी एक, हालांकि मैंने कुछ गाड़ियां ली है, नई गाड़ियां, बट अब आप इतने, जैन साहब इतने बड़े आदमी हो कि आप पेट्रोल डीजल के बारे में सोचते हो। आप क्या 3 किलोमीटर में कितना पेट्रोल डीजल लगता होगा? नहीं, मैंने आर्बिट्राज देखा, मेरी पूरे महीने की 600-700 किलोमीटर की एक गाड़ी की रनिंग है। तो मैंने वो सब कैलकुलेशन करके देखा कि भाई मतलब ही नहीं है ना 10 लाख रुपया भी एक्स्ट्रा देके। भले मैंने कोई एक गाड़ी ली थी, सपोज मर्सिडीज ली, तो उसमें मैंने वर्जन देखा पेट्रोल ही ले लो अपन, डीजल क्यों ले। फिर एल्काजार अभी देखी तो उसमें भी यही सब सोच सुचा के बहुत कुछ किया। बात तो एकदम सही है, पैसे की तो वैल्यू है ही ना। 10 लाख रुपए एक्स्ट्रा देना भी क्यों? 10 लाख रुपए में तो 1 फरवरी को जब आएंगे मुंबई में, सारे पैनलिस्ट के लिए कितने बढ़िया बढ़िया गिफ्ट लेके आ सकते हैं। हाँ। ये जो पैसे बचे, ये जो पैसे बच रहे हैं,
इसका तो सदुपयोग हो सकता है जैन साहब की तरफ से। तो चलिए, ये है आपके लिए इलेक्ट्रिक व्हीकल्स का बढ़ता हुआ कंपटीशन और यहाँ पर दाम घटते हैं। ये बड़ी इंटरेस्टिंग रिसर्च और इन्फॉर्मेशन नुपुर ने हमारे सामने रखी है। धन्यवाद नुपुर, ये पूरी जानकारी देने के लिए। आइए बढ़ते आगे, कुछ और एक्शन आपको बाजार में होता हुआ दिखा है। 18,000 3 बजे के आसपास 18,100 के नज़दीक ही है, थोड़ा सा नीचे जाने की कोशिश कर रहे हैं निफ्टी पर। बैंक निफ्टी 42,300 के आसपास है। तो कुछ खास एक्शन दिख नहीं रहा, लेकिन एक स्टॉक पिछले कुछ मिनटों में बड़ी तेजी से पॉलीकैब नतीजाएं में, वही सोचा था पॉलीकैब एक्शन में आता हुआ दिखा। नतीजाएं जरा एक बार नतीजे देख ली जाए। 361 करोड़ मुनाफा आया, 313। मुनाफे का आंकड़ा दमदार है दीप, बहुत बढ़िया है, मजबूत है। और डिटेल्स आई कुछ? बस आय का मैं इंतजार कर रहा हूँ, क्योंकि यहाँ पर देखते हैं अगर ये रेवेन्यू रेट ग्रोथ है या किसी और वजह से हम देख रहे हैं। आय 3,720 करोड़ की अनिल जी, अनुमान 3,640 करोड़ का। तो रेवेन्यू लेट ग्रोथ आती हुई दिख रही है सर। जबरदस्त आंकड़े आपको यहाँ पर दिखेंगे। बढ़िया एक्शन, बहुत ही बढ़िया नंबर्स आते हुए दिख रहे हैं सर। दोनों ही फ्रंट आय पर मुनाफा दोनों अच्छे हैं। मेन चीज आय का है, आय का है सर। मुनाफा तो चलो ठीक है कि बढ़ सकता है कई सारे, लेकिन रेवेन्यू ग्रोथ आना ये बाजार को पसंद आएगा। 3720 करोड़ का आंकड़ा जो रेवेन्यू का है वो उम्मीद से काफी बेहतर है। 3640 करोड़ से बीट किया है, 80 करोड़ से बीट किया है। और मुनाफे का आंकड़ा भी 313 करोड़ का अनुमान था, उसके मुकाबले में आया है 360 करोड़ के ऊपर का। तो पहली नजर में दोनों ही नंबर मजबूत है। और जब ऐसे नंबर्स आते हैं तो कुणाल जी काम पर लग जाते हैं। क्योंकि कुणाल जी को पता है मुझे तुरंत ही चार्ट दिखाने। 2815, 16, 17। कुणाल जी दौड़ लगाता हुआ स्टॉक्स चार्ट बताएं। अनिल जी, चार्ट बहुत जबरदस्त है। स्टॉक में पहले ही बेस बन चुका था और अब ब्रेकआउट आता हुआ दिख रहा है और वॉल्यूम एक्टिविटी बहुत शानदार हो रही है। तो मुझे लगता है अनिल जी 2900 तक तो कोई बाधा मुझे चार्ट पर दिखती नहीं। तो यहां से भी और 70-75 रुपए की तेजी संभव है। जिनके पास पोजीशन है बिल्कुल बने रहें और एक टाइट स्टॉप लॉस रख लें 2800 के नीचे। मुझे लगता है 2900 तक के स्टॉक बिल्कुल सीधा जा सकता है। 2900 तक की यात्रा कर सकता है पॉलीकैब, ये है मानना है। सुन, वाह जबरदस्त मूव सर, बहुत ही बढ़िया मूव आ रही है, गजब का एक्शन। आइए सुमित जी के पास चलते हैं। सुमित का सुपर हिट। बताएं सुमित जी। दीपांशु, एक फार्मा स्टॉक के अंदर दबाव देखने को मिल रहा है। स्टॉक का अभी भाव चल रहा है 4330 रुपए, 4340 रुपए। स्टॉक का नाम है डॉक्टर रेड्डी। डॉक्टर रेड्डी के अंदर मेरे को लग रहा है कि यहाँ से सेलिंग प्रेशर देखने को मिल सकता है। डॉक्टर रेड्डी में यहाँ पे बिकॉली करके चलने का सलाह रहेगा। स्टॉक पिछले 3-4 दिनों में तेजी दिखाया। तेजी दिखाने के बाद आज जो कैंडल बन रहा है वो एंगल्फिंग कैंडल बन रहा है और पिछले 2 दिनों के ऑलमोस्ट लो के पास स्टॉक अभी आ चुका है। 4400 का इसके अंदर ऊपर में रेजिस्टेंस है, तो 4400 का इसका स्टॉप लॉस बनेगा। जब तक ये 4400 के ऊपर नहीं जाएगा तब तक इसमें फ्रेश बाय का व्यू नहीं बनेगा। नीचे के अंदर इसमें जो लेवल देखने को मिल सकता है 4250 का इसका पहला टारगेट बनेगा। 4250 का लेवल टूटा तो 4200 रुपए तक के लेवल डॉक्टर रेड्डी में ट्रेडिंग के लिहाज से 2-3 दिनों में देखने को मिल सकते हैं। तो डॉक्टर रेड्डी में बिकवाली करे 4400 के स्टॉप लॉस से 4250 और 4200 तक के टारगेट्स के लिए। अग्रेसिव सेल टारगेट्स आ रहे हैं डॉक्टर रेड्डीज पर, यहाँ पर सुमित जी की तरफ से। इस पर रखें नजर। बाय द वे नजर रखिए पॉलीकैब के नंबर्स पर। मार्जिन्स ये काफी बढ़िया आपको आते हुए दिख रहे हैं। अनुमान से भी काफी बेहतर मार्जिन्स का आंकड़ा है। 13.6% का मार्जिन्स का आंकड़ा है। हमारा अनुमान 12.8 था और 10.7 से बढ़कर 13.6, 3% का मार्जिन एक्सपेंशन रहा है अनिल जी। बहुत ही बढ़िया परफॉर्मेंस रही है पॉलीकैब की तरफ से। हैवेल्स के तो अच्छे नंबर थे, पॉलीकैब के शानदार नंबर्स दिख रहे हैं सर। दोनों ये स्पेस के दोनों ही नंबर अच्छे हैं और ये मार्जिन एक्सपेंशन बहुत गजब है दीप। और मुझे लगता है कि बड़े अपग्रेड्स आपको आते हुए दिखेंगे एफआईएस की तरफ से, क्योंकि रेवेन्यू बीट है, मुनाफे पर बीट है और मार्जिन बहुत ही बेहतरीन। आप देखिए, अगर आप सोचिए 11.5% से 13%, 3% के आसपास का मार्जिन, और हमारा अनुमान था 13.5% का। तो वहां से भी करीबन 1% मार्जिन बढ़कर आए हैं। तो बहुत ही गजब का एक्शन है। और पॉलीकैब मेरे को याद है इसी हफ्ते हिमांशु जी की तरफ से भी बीटीएसटी कॉल भी था। एक बार जरा फिर से हिमांशु जी से भी राय ली जाए। 2825 मार्जिन का नंबर आने के बाद में बहुत ही गजब का एक्शन आता हुआ दिख रहा है। हिमांशु जी जरा बताएं। हिमांशु जी अनम्यूट हो जाएं। बेग योर पार्डन। अनिल जी, ट्यूसडे के क्लोजिंग शो पर 2700 के आसपास इसमें खरीदारी की राय दी थी। अनिल जी 2820 एक क्रूशियल रेजिस्टेंस था इस स्टॉक के लिए और नंबर्स के बाद ये स्टॉक उस रेजिस्टेंस, उस बाधा को भी पार कर रहा है।
तो 2895 2900 रुपए के लिए परफेक्ट BTSD का कैंडिडेट है, जो कि पहला लेवल है। और 2900 के लेवल के ऊपर अगर ये स्टॉक टिकता है तो मेरा ऐसा मानना है कि जो इसके प्रीवियस हाईज है 3000 के आसपास के, वो भी आने वाले दिनों में स्टॉक तोड़ता हुआ नजर आ सकता है। ओके, तो यह है आपके लिए पॉलीकैब, जहां पर आपको जबरदस्त मूव आ रही है, शानदार स्पाइक आते हुए दिख रहा है। 2 दिन पहले हिमांशु जी की भी पिक थी और उनके भी टारगेट्स आते हुए दिख रहे हैं और वहां से काउंटर भी आपको बड़ी मूव दिखा रहा है, दमदार नतीजों के दम पर। बट एक स्पेस जहां पर एक्शन बना हुआ है, आज भी थोड़ी सुस्त शुरुआत हुई थी, उसके बाद मोमेंटम पकड़ा है, वो सारे के सारे मेटल्स हैं। और हमारी टीम ने थोड़ा डिटेल में निकाला है कि मेटल स्पेस में क्या चल रहा है, ग्लोबली मेटल्स की क्या हालात है, आउटलुक क्या बन रहा है और हमारे बाजारों में कौन से स्टॉक्स हैं जहां पर रखनी है आपको नजर। नेहा और आशीष दोनों हमारे साथ है तैयार। एक बार पहले जो मेटल्स में एक्शन चल रहा है, ग्लोबली भी कुछ मूव्स आ रही हैं, ये समझते हैं नेहा के साथ। नेहा बताइए। दीप, जबरदस्त स्ट्रेंथ हमने इस साल की शुरुआत से ही बनते हुए देखी है। हाँ, आज थोड़ा कुछ ठहराव ग्लोबल मेटल्स में जरूर देखने को मिला है, लेकिन अभी भी इन्होंने अपने मल्टी मंथ हाइस को रिटेन करके रखा हुआ है। एलएमई कॉपर एल्यूमिनियम 7 महीने की ऊंचाई पर है, जिंक 4.5-5 महीने की ऊंचाई पर चला गया है और आयरन स्टील की कीमतों में भी जबरदस्त स्ट्रेंथ हमने देखी है। कारण क्या है? दरअसल चाइना में रीओपनिंग जो है कोविड पाबंदियों के बाद, वो तो एक बड़ा फैक्टर साबित हुआ ही। डॉलर इंडेक्स में जो 114 से लेकर 102 और उसके नीचे का सफर तय किया है, उसका भी सपोर्ट मिला। लेकिन अब जो सप्लाई कंसर्न्स हैं, जो पिछले काफी समय से मेटल स्पेस में दिखाई तो दे रही थी लेकिन उसका असर नहीं दिख रहा था, वो अब दिखना शुरू हो गया है। जिंक का ग्लोबल भंडार 34 साल के निचले स्तर पर है। पिछले साल ये भंडार एलएमई का जो क्लोजिंग था वो 85% नीचे हुआ था YOY आधार पर। एल्यूमिनियम की ग्लोबल इन्वेंट्री 21 साल के निचले स्तर पर है और कॉपर की भी, जितने भी आप बड़े यहाँ ग्लोबल एक्सचेंजेस ले ले, उसके वेयर हाउसेज में मल्टी ईयर लोज पर इसकी इन्वेंट्री ऑलमोस्ट 25 साल के निचले स्तर पर है। इनफैक्ट शंघाई कॉमेक्स एलएमई, ये बड़े एक्सचेंजों में अब बताया जा रहा है महज कुछ दिनों की खपत की ही कॉपर की सप्लाईज रह गई है। तो दिस इन इटसेल्फ शोज कि सप्लाई साइड का कितना बड़ा जोर पुश यहां पर मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। सिर्फ यही नहीं, पेरू जो कि दुनिया के दूसरे बड़े कॉपर माइनिंग देश में से आ जाता है, यहां पर जो यहाँ राजनीतिक तनाव चल रहे हैं उसकी वजह से जितने भी बड़े बड़े माइनर्स हैं वहां पर सप्लाई वाली दिक्कतें आ रही है और बहुत रिस्ट्रिक्टेड सप्लाई में जहां भी काम हो पा रहा है वो कर पा रहे हैं। सिर्फ दीपांशु मेटल्स ही नहीं, हमने माइनिंग की कंपनियां भी आज जबरदस्त स्ट्रेंथ दिखा रही हैं, फिर वो किसी भी ज्योग्राफी में हो, कनाडा के कॉपर माइनर्स हो या फिर ऑस्ट्रेलिया की माइनिंग हो, फॉर्टेस्क, सदर्न कॉपर, हेल्का, सब में हम देख रहे हैं यहाँ पर स्ट्रेंथ है। अब आगे बता दूं, सिटी जो कि हमेशा बेरिश रह रही थी मेटल्स में पिछले साल, इन्होंने 14 से 28% तक का इजाफा अपने फोरकास्ट में किया। $10,000 ये कॉपर में देख रहे हैं। बैंक ऑफ अमेरिका $12,000 देख रहा है इस साल। और एल्यूमिनियम में भी बहुत जबरदस्त रिकमेंडेशन है, $2700 तो इमीडिएटली 3 महीने में सिटी देख रहा है। गोल्डमैन को 3750 जैसा लेवल दिखाई दे रहा है। तो हर जगह हम देखें जिंक, एल्यूमिनियम, कॉपर, सब में स्ट्रेंथ की संभावनाएं इस साल और आने वाले क्वार्टर्स में दिख रही हैं। तो ये तो रही मेटल्स की बात और हमने भी देखा हमारे बाजारों में भी इनसे जुड़ी कंपनीज मूव कर रही हैं। बट स्पेसिफिकली स्टील कंपनीज में देखिए क्या मूव आया है। सेल आज सुस्त दिख रहा था, वहां पर एक्शन आया। टाटा स्टील, JSW स्टील, JSPL जैसे काउंटर्स तो जबरदस्त परफॉर्मेंस में है ही। आशीष बताइए, स्टील कंपनीज की ये जो आउट परफॉर्मेंस आ रही है ये किस वजह से? बिल्कुल दीपांशु, देखिए निप्पॉन स्टील ने भी जो है कीमतें अपनी बढ़ा दी हैं। $150 से लेकर $750 प्रति टन जो है कीमतें बढ़ा दी हैं। और भारतीय कंपनीज की तरफ से भी हमने देखा था कि पहले JSPL ने बढ़ाई थी, JSW स्टील ने बढ़ाई थी, सेल ने कीमतें काफी बार बढ़ाई हैं, तो इसका असर यहाँ पर आपको देखने को मिल रहा है। और जैसे कि नेहा बता रही थी कि अन्य मेटल्स में चाइना की रीओपनिंग बड़ा फैक्टर प्ले कर रहा है, तो यहाँ पर भी अगर आप देखें तो मेजर फैक्टर है, जिसकी वजह से आप देख रहे हैं कि स्टील स्पेस के सभी स्टॉक्स में एक बढ़िया बस देखने को मिल रहा है। लेकिन एक खास बात यह है कि जितने भी एनालिस्ट कॉल अगर आप कंपनीज के सुन के देखेंगे तो सबका मानना ये है कि Q3 शायद इतना अच्छा ना हो, लेकिन Q4 काफी बढ़िया होगा, क्योंकि जो कोकिंग कोल की कीमतें घटी थी इसका फायदा Q4 में इन्हें देखने को मिलेगा। और साथ में जो डिमांड रिवाइवल है इसके भी आंकड़े आपको चौथी तिमाही में देखने को मिलेंगे। तो बाजार अभी फिलहाल एक क्वार्टर आगे देख रहा है, जिसके चलते आप देखिए इन स्टॉक्स में बढ़िया बज़ है। इसके अलावा अगर आप देखें तो एक बड़ा फैक्टर ये भी कि चाइना में जो डिमांड है इसमें फोरकास्ट किया जा रहा है कि करीब करीब 1% की आपको बढ़त देखने को मिलेगी, लेकिन इसके विपरीत जो उत्पादन होगा वो लगभग सपाट ही होगा, ना के बराबर, यानी बढ़त नहीं होगी लेकिन मांग में बढ़त है। तो इसके चलते लोगों को खतरा नहीं है कि चाइना अपने एक्सपोर्ट्स बढ़ाएगा, तो घरेलू मार्केट जो है काफी हद तक सुरक्षित है सस्ते इंपोर्ट से। इसके चलते अगर आप देखें तो ब्रोकरेज हाउस का भी जो भरोसा है लगातार बढ़ता गया है। आज इक्विरिस की तरफ से सेल के ऊपर एक रिपोर्ट आई जहां पर यह भी कहा गया कि
क्योंकि एनएमडीसी के बाद आयरन ओर के सबसे ज़्यादा रिजर्व जो है पूरे देश में सिर्फ सेल के पास है। तो ये लॉन्ग की रेटिंग के साथ 140 रुपये का टारगेट दे रहे हैं। और कल हमने देखा था कि CLSA का टाटा स्टील पर अपग्रेड आया था, जहां पर पहले बिकवाली की राय दिया करते थे, अब आउट परफॉर्म की रेटिंग दे रहे हैं। लक्ष्य भी इन्होंने 90 से 135 किया। इसके चलते हम देख रहे हैं कि सभी स्टील स्टॉक्स में जो है खरीदारी देखी जा रही है। तो स्टील काउंटर्स में बढ़िया मूव आपको आती हुई भी दिख रही है। एक बार जैन साहब से पूछा जाए, जैन साहब कोई मेटल काउंटर जो आपके रेडार पर हो इस समय सर, वापस एक रिवाइवल आ रहा है चाइना ऑप्टिमिज्म की वजह से? नहीं, बिल्कुल। देखिए, स्टील सेक्टर में एक और चीज मैं ऐड करना चाहूंगा। मैं ऐसे ही कुछ चैनल चेक भी कर रहा था और कल भी स्टील प्लेयर से कोई से मिलना हुआ था। तो जो लास्ट क्वार्टर रहता है यहाँ पे काफी अच्छी डिमांड रहती भी है जनरली इंडिया का। अगर मैं डोमेस्टिक क्यूज की बात करूं, ग्लोबल क्यूज तो देखिए काम कर ही रहे हैं, और जो माइनिंग स्टॉक्स और चाइना फैक्टर दे आर वर्किंग। और इस समय पे क्या होता है, बस ऐसा होता है कि जो ऑर्डर्स होते हैं, टेंडर्स होते हैं, जिनको भी टारगेट्स पूरे करने हैं ईयर एंड पे, ये लास्ट क्वार्टर काफी एक्शन में रहता है। मैं कई सालों से स्टील को इस तरीके से ट्रैक कर रहा हूँ क्योंकि एनसीडीएक्स में भी लिस्टेड ये कमोडिटी थी और अभी भी है। तो ओवरऑल मुझे लगता है कि स्टील सेक्टर में एक तो ओवरऑल करेक्टेड भी काफी है, एक अच्छा खासा कंसोलिडेशन भी बना हुआ है। तो इस सेक्टर में जो बड़े स्टॉक्स है वो तो बढ़िया है ही है, बट मैं जनरली माइनिंग की तरफ ज्यादा मेरा रुझान रहता है। माइनिंग की भी बात हो रही थी, भले वो कोई भी कॉर्नर की कंपनियां हो, कहीं की भी हो, ज्योग्राफी एग्नोस्टिक थी। तो एनएमडीसी जैसे मुझे बहुत बढ़िया लगता है। कुद्रेमुख बोल के KIOCL, हालांकि उसको मैंने ज्यादा कवर नहीं किया क्योंकि फंडामेंटल्स बहुत ज्यादा वैसे नहीं है, बट प्राइस वाइज बहुत बढ़िया लगता है। तो एनएमडीसी है, फिर मैंगनीज ओर वाली मॉइल है, इन सबको बिल्कुल देखें। जो माइनिंग पार्ट वाली जो कंपनी है वो मुझे ज्यादा बढ़िया लगती है, और बाकी ऐसे अगर देखें तो JSW स्टील ज्यादा बेहतर है। ओके, तो ये है आपके लिए माइनिंग कंपनियों पर ज्यादा रुझान है जैन साहब का। वैसे भी राजस्थान में माइनिंग बहुत होती है। अच्छा। हाँ, भरपूर, स्पेशली मार्बल वगैरह। हाँ, राइट, ऑफ कोर्स सबसे ज्यादा मार्बल। क्यों जैन साहब, सही है ना? बिल्कुल राजस्थान में माइनिंग होती है, और वो भी सबसे ज्यादा अनिल जी के क्षेत्र में, मेवाड़ क्षेत्र में सबसे ज्यादा माइनिंग होती है और खूब वहां पे निकलते हैं। और मुझे इसीलिए माइनिंग को मैंने बहुत नजदीकी से देखा हुआ है, किस तरीके से वहां पे मार्जिन रहती है, ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन रहती है। और अगर मार्केट में फिनिश प्रोडक्ट्स की अगर प्राइसेस बढ़ती है तो इनको और बढ़िया बेनिफिट मिले। परफेक्ट, तो ये है आपके लिए बहुत ही बढ़िया एक्शन आपके लिए आता हुआ। आइए बढ़ते आगे, अब वक्त है बैन से बेनिफिट का। तो आशीष आज हमारे साथ स्टॉक है ना बैन में? सर 4 स्टॉक है। और क्या है, पहले तो ये बताओ कोई निकलने की संभावना? मुश्किल ही लग रहा है। आप देखिए सर, GNFC है जिसकी मार्केट वाइड पोजीशन लिमिट फिलहाल 81% है, 80% से नीचे नहीं आई है। काफी देर से रिफ्रेश भी कर रहा हूँ, घट भी नहीं रही है पोजीशन। तो मुश्किल लग रहा है कि आज कल तो नहीं आएगा बाहर, आगे देखेंगे। बाकी मनप्पुरम 84% है, LNT फाइनेंस 97% और डेल्टा कॉप करीब 99% है। तो जो चारों स्टॉक है सर, ये तो बैन में बने ही रहेंगे। कुछ एंट्री एग्जिट? एंट्री में इंटरेस्टिंग मूव आया। इससे पहले आप देखिए सेल में थी करीब 105% पोजीशंस, तो यहाँ पर सबसे ज्यादा बस देखने को मिल रहा है। थोड़ी देर पहले बता भी रहे थे क्या कारण है। तो 105% के साथ पक्का कर दिया सेल ने कि बैन में आ जाएगा। लेकिन PNB देखिए प्रयास कर रहा है। कल 92% के आसपास जो है क्लोजिंग देखने को मिली थी मार्केट वाइड पोजीशन लिमिट, अभी 98 हो गई, यानी 95% के आंकड़े को क्रॉस कर लिया। तो अब आप एंट्री के लिए 2 नाम आ गए आपके पास, सेल 105% के साथ और PNB 98%। तो 4 तो आपके पास है ही, हो सकता है कि 2 और ऐड हो जाएं, 6 हो जाएंगे। बिल्कुल, अब कल से तो काउंटडाउन भी शुरू हो जाएगा। PNB लिस्ट अभी तो बच्चे कितना है, अगले हफ्ते तो एक्सपायरी है ना। हाँ, ये आज हो गया गुरुवार, यानी 5 ही ट्रेडिंग सेशन में और बैन में ला रहे हो आप? और बैन में आ रहे हैं सर। याद रहे आपको, जितने स्टॉक आप बैन में ला रहे हैं उसको आपको निकालने भी है। काम अपना है ना, आप ही का काम बढ़ रहा है, पता तो है ना आपको? यस सर। ओके, उसके बावजूद ओके बैन में लाने को तैयार है 2 और स्टॉक, सेल, PNB। ये है आपके लिए आशीष की तरफ से। एक बार चार्ट्स पर भी राय ले ली जाए। सेल सुमित जी आपसे लेता हूं, और PNB की चार्ट तब तक वागल साहब आप चेक कर लें। बताएं सुमित जी, सेल वैसे तो बढ़िया मोमेंटम में है, बट बैन में आने की तैयारी पूरी? जैसे सेल धीरे धीरे चलता है, वैसे ही देखो आप सेल के अंदर मोमेंटम भी कैसे धीरे धीरे आया है। सेल मेरे को लग रहा है कि यहाँ से आने वाले दिनों में 3 डिजिट में देखने को मिलेगा। 100 रुपए तक के लेवल आने वाले दिनों में सेल में देखने को मिलेंगे। छोटा मोटा साइडवेज मूव, छोटा मोटा करेक्शन यहाँ से आ सकता है 85, 88 तक, बट वो डिप में खरीदारी करना है।
और पेशेंस के साथ इसको होल्ड रखना है। आने वाले दिनों में वापस से इसके अंदर 3 डिजिट के लेवल देखने को मिलेंगे और 100 रुपए के ऊपर का मूव जल्दी स्टॉक के अंदर आएगा। तो ये है आपके लिए सेल। वागले साहब, पीएनबी सर? दीपांशु 55 ब्रेक नहीं करेगा, ऊपर में 60 का एक रेजिस्टेंस है जो भी होल्ड होगा, तो टाइम फॉर द नेक्स्ट कपल ऑफ डेज में भी एक आध हफ्ते के लिए ये रेंज वायलेट नहीं करेगा, ऐसा मेरा मानना है। ओके, तो ये है आपके लिए पीएनबी और सेल, दोनों बैन में आने की तैयारी में है। देखते हैं कैसी मूव इस पर आएगी बैन में आने के बाद। एम्फेसिस, इसके नतीजे आने वाले हैं। हम देख रहे हैं थोड़ा आईटी स्टॉक्स में मोमेंटम बन चुका है पिछले 3-4 ट्रेडिंग सेशन से, बट एम्फेसिस क्या करेगा नतीजों के बाद? आज तो परसिस्टेंट ने 4 चांद लगा दिए परफॉर्मेंस को लेकर। एम्फेसिस डेज हाई पर है, हालांकि सिर्फ 1% ही ऊपर है। कुशल है हमारे साथ तैयार। कुशल बताइए, एम्फेसिस क्या है एक्सपेक्टेशन? देखिए, एम्फेसिस से नंबर्स की एक्सपेक्टेशंस के लिहाज से डॉलर आए देखेंगे तो वो ऑलमोस्ट फ्लैट टू 0.5% तक की ही ग्रोथ हम एक्सपेक्ट करके चल रहे हैं, लगभग 44.2 करोड़ डॉलर्स पर। वहीं कंपनी का कामकाजी मुनाफा 557 करोड़ पर रह सकता है, 538 करोड़ रुपए से बढ़कर लगभग 4.25% की ग्रोथ। और मार्जिन के लिहाज से 15.3% पर कंपनी की मार्जिन पिछले तिमाही के मुकाबले फ्लैट रहने का ही अनुमान है। मुनाफे के लिहाज से भी 5.5% की ग्रोथ के साथ 441 करोड़ पर कंपनी अपना प्रॉफिट फिगर दर्ज कर सकती है। अब यही देखना है कि यहाँ पर कंपनी जो है अपनी कमेंट्री किस चीज पर देती है, खासकर फॉरलॉक्स को लेकर कमेंट्री, और साथ ही जिस तरह से करेंसी अभी इनको फायदा मिलता हुआ दिखा है, वो कहीं ना कहीं आगे चलकर क्या व्यू इनका रहता है करेंसी को लेकर, वो देखना काफी इंटरेस्टिंग होगा। और अट्रिशन तो हम देख ही रहे हैं कि तमाम जितनी भी आईटी कंपनियां हैं उनके लिए अब ये पीक आउट होता हुआ दिख रहा है, तो इसको लेकर भी क्या कमेंट्री एम्फेसिस इन पर्टिकुलर के लिए बनती है, ये देखना भी इंपॉर्टेंट है। तो एम्फेसिस की कमेंट्री देखना भी इंपॉर्टेंट रहेगा। जैन साहब, आईटी में वापस इंटरेस्ट आ गया है सर। लार्ज कैप आईटी से बाजार उतना खुश नहीं हुआ था, बट अब कुछ मिड कैप नतीजे अच्छे आ रहे हैं। आज का तो स्टार परफॉर्मर परसिस्टेंट है भी, यहाँ पर फिर से फोकस करने का वक्त है सर? नहीं, बिल्कुल है। देखिए, मैं पिछले 15-20 दिनों से ही बातचीत कर रहा हूँ इसके बारे में, और मुझे आईटी स्टॉक्स बढ़िया लगते हैं और लगते रहेंगे, क्योंकि देखिए इतनी डिमांड है। और आप देखिए यूएस में रिसेशनरी ट्रेंड की बात कर रहे हैं, फिर भी वहां पे इनफैक्ट बीएफएसआई सेगमेंट में आईटी की कोई डिमांड कम नहीं है, और आगे भी अच्छी आने वाले दिनों में अच्छी रहेगी। और परसिस्टेंटली क्या बेहतरीन रिजल्ट दिया है, एम्फेसिस भी दे सकती है, कोफोर्ज भी स्ट्रांग लगता है चार्ट्स पे, और वहां पे भी ठीक ठाक लग रहा है। सो ओवरऑल विप्रो, भले वो टीसीएस रिजल्ट वाले दिन रिएक्ट नहीं किया, बट अब देखिए बहुत मजबूती के साथ ऊपर आ रहा है। इवन इनफैक्ट वो तो बाईबैक का भी 1750 1850 की प्राइस एग्जैक्टली मुझे ध्यान नहीं आ रहा है, बट ओवरऑल मुझे ऐसा लगता है कि इन सब स्टॉक्स में लॉन्ग टर्म के लिए निवेश करने के लिए इससे बढ़िया मौका नहीं मिलेगा। और अनिल जी को मैं परसों सुबह सुन रहा था, तो आईटी कैन बी वन ऑफ द सेक्टर्स फॉर द ईयर, जैसे इस बार पीएसयू बैंक्स रहे हैं। तो कोई एक ऐसा आउट परफॉर्मिंग सेक्टर अगर पोर्टफोलियो में आ जाए तो आपके पोर्टफोलियो में अल्फा जनरेट करने के लिए बहुत हेल्प करता है। तो बिल्कुल आई एम वेरी बुलिश। आज सुबह डेटामेटिक सेठी साहब ने भी दिया था, वो मेरा भी फेवरेट स्टॉक है। भले आर्ट सिस्टम्स है, वहां पे तो अच्छा खासा कॉर्पोरेट एक्शन भी है। सो ओवरऑल मिड कैप आईटी स्टॉक्स और इवन एक्सेलिया सॉल्यूशंस मैंने दिया था रिसेंटली। द लिस्ट इज लॉन्ग, बट यस आईटी स्टॉक्स पे बिल्कुल ध्यान दीजिए। मिड कैप हो या स्मॉल कैप हो या लार्ज कैप हो, सबका एक अच्छा खासा जुडिशियसली एक ब्लेंड करके अच्छा पोर्टफोलियो में हिस्सा होना चाहिए। कम से कम 20% तक का वेटेज अगर आईटी को देते हैं पोर्टफोलियो में, तो अच्छा अल्फा जनरेट होगा, ऐसा मेरा मानना है। तो अच्छा अल्फा जनरेट होगा। मिड कैप आईटी पर रखिए नजर। ढेरों कैश के विकल्प हैं जहां पर आपको रखनी है नजर। आर सिस्टम्स भी एक काउंटर है जिस पर जैन साहब बात कर रहे हैं, डेज हाई पर ट्रेड कर रहा है हल्की फुल्की खरीदारी के साथ। आइए, नतीजों का दौर है और कल दिग्गज रिलायंस इंडस्ट्रीज के भी नतीजे आने वाले हैं, इस पर भी है फोकस। कैसी रहेगी परफॉर्मेंस, क्या है बाजार का अनुमान, कुशल बताइए। देखिए, नंबर्स में पोस्ट मार्केट नंबर्स आने वाले हैं सबसे पहले तो, और यहाँ पर रेवेन्यू फ्रंट पर लगभग 2% की गिरावट रहेगी, क्योंकि पेटकेम और साथ ही जो रिफाइनरी कारोबार है वहाँ से आपको ग्रोथ ज़्यादा उम्मीद नहीं करनी चाहिए, और 2,25,400 करोड़ पर कंपनी की आय आ सकती है। इनफैक्ट क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पर अगर आप देखें तो यहाँ पर जो विंडफॉल टैक्स है इसमें कमी का इनको फायदा मिलता हुआ दिखेगा, तो ये एक बड़ा प्लस पॉइंट है। साथ ही रिटेल कारोबार, इनफैक्ट पूरे के पूरे जितने भी इनके कारोबार हैं उसमें से रिटेल कारोबार का ही सबसे अच्छा प्रदर्शन हम एक्सपेक्ट करके चल रहे हैं। 30 से 35% की बढ़त का अनुमान है रिटेल कारोबार से। जहां तक जियो की बात है, एबिटा में 3 से 4% तक की बढ़त का अनुमान
अनुमान है। और इनके जो आरपू हैं जियो के वो 177 से बढ़कर 179 होने की हम उम्मीद लगाकर चल रहे हैं। इनफैक्ट कामकाजी मुनाफे के लिहाज से करीबन 8% की ग्रोथ के साथ 33,750 करोड़ ये फिगर आ सकता है और क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पर करीबन 8% की ग्रोथ यानी कि 31,224 करोड़ से ये बढ़त एक्सपेक्टेड है। मार्जिन के लिहाज से भी देखेंगे तो रिलेटिव आउट परफॉर्मेंस रहेगी, 13.6% से बढ़कर अब 15% के मार्जिन कंपनी दर्ज कर सकती है और मुनाफा 18.5% बढ़कर 16,150 करोड़ रुपए से रह सकता है। तो मुनाफे के लिहाज से और ऑपरेटिंग परफॉर्मेंस के लिहाज से कंपनी दोनों ही साइड पर अच्छा प्रदर्शन कर सकती है। हालांकि आय में हल्का सा दबाव रहेगा। आय में हल्का सा दबाव रहेगा, बट देखते हैं ओवरऑल परफॉर्मेंस कैसी रहती है। बाजार के सेंटिमेंट के लिए भी इंपॉर्टेंट रहेगा रिलायंस इंडस्ट्रीज। वैसे अगर आज की बात करें तो स्टॉक एकदम सपाट कारोबार आपके लिए कर रहा है, कोई मूवमेंट दिखाने के मूड में नहीं है इंडेक्स। बस एक वेदांता है जिस पर एक शार्प स्पाइक आपको आते हुए दिख रहा है, अच्छी मूव आई है, 2% ऊपर वेदांता है। हिंदुस्तान जिंक के भी नतीजे आने वाले हैं और वहां पर नतीजों के साथ साथ डिविडेंड अनाउंसमेंट भी है, उसका भी इंतजार है। तो ऑब्वियसली एक इम्पैक्ट तो वेदांता पर भी बनता है। हिंदुस्तान जिंक और वेदांता दोनों ही डेज हाई पर ट्रेड कर रहे हैं, बट वेदांता में जो अभी एक मूव आई है उस पर एक बार राय भी ली जाए। स्टॉक किस तरह का परफॉर्मेंस दिखा रहा है, बंसल जी जरा देखें सर। वेदांता अभी मूव कर रहा है। दीपांशु, बेहतरीन टेक्निकल स्ट्रक्चर है। स्टॉक के अंदर ट्रेडिंग के नजरिए से भी ब्रेकआउट है, निवेश के नजरिए से भी बढ़िया है। तो खरीदारी की राय है वेदांता पर। और जिस तरीके का ब्रेकआउट है दीपांशु, एक बड़ी नेकलाइन को तोड़ा है, 325 की नेकलाइन को डिसाइसिवली तोड़ा है। और स्टॉक के शॉर्ट टर्म टारगेट्स हैं 343 के अराउंड के, तो 343 के लक्ष्य के लिए वेदांता पर खरीदारी की राय। ट्रेड कर रहा है, 331.50 का हाई बनाया है। आज सुबह सेठी साहब ने खरीदारी की राय दी थी 332 के टारगेट के लिए, तो 50 पैसे दूर है सेठी साहब के टारगेट से। जहां तक वेदांता की बात हम करें, मूवमेंट काफी स्ट्रांग इस काउंटर पर आ रहा है। आइए 3:20 हो चुके हैं और लेते हैं अनिल जी की आज की फाइनल मार्केट स्ट्रैटेजी। सर बाजार ग्लोबल मार्केट्स एटलीस्ट तो थोड़े और खराब हो गए हैं लास्ट स्ट्रैटेजी से अब तक। अब 150 पॉइंट नीचे नैस्डैक माफ कीजिए डाउ फ्यूचर्स दिख रहे हैं और नैस्डैक फ्यूचर्स 50 पॉइंट नीचे दिख रहे हैं। आधे % का कट आपको दोनों फ्यूचर्स पर आते हुए दिख रहा है। यूरोप में भी आधे से 1% की गिरावट है। कच्चा तेल 84 पर है, रुपया 14 पैसे कमजोर है। बताएं सर क्या करके जाना है? कुछ ऐसा बड़ा इवेंट तो नहीं आज शाम मार्केट के लिए? थोड़ा हाउसिंग डेटा आएगा अमेरिका का और यूरोपियन सेंट्रल बैंक के पॉलिसी बैठक के मिनट्स आएंगे। कुछ ऐसी बड़ी ट्रिगर नहीं आज शाम के लिए, क्या करके जाना है सर? देखिए अपने यहाँ तो कोई खराबी दिख नहीं रही आज ज्यादा, क्योंकि जिस हिसाब से हमारे बाजार 18,100 को होल्ड कर रहे हैं निफ्टी पर, बैंक निफ्टी पर 42,300 को, तो क्लोजिंग भी अच्छी होती दिख रही है। और स्पेशली 2 दिनों की मजबूती के बाद आज जो संकेत थे खराब होने के लिए आज दिन परफेक्ट था। करेक्ट, ये एफआईज की सेलिंग फिर से आ सकती है, ग्लोबल मार्केट उतना सपोर्ट नहीं, और ऊपर से डाउ फ्यूचर देखो 150 नीचे है, उसके बावजूद हम गिर नहीं रहे। सो आई थिंक या तो ऐसा है कि हमें कल गिरना पड़ेगा, या फिर ऐसा है कि हमें देख के डाउ फ्यूचर सुधर जाएंगे और डाउ बेहतर हो जाएगा, क्योंकि 2 दिनों में 1000 पॉइंट हो चुका है। अब इन दोनों में से क्या होगा मुझे पता नहीं है एक्चुअली, ठीक है ना। सो अपने सिंपल सा ये फॉर्मूला रखना है कि अभी भी ओवरनाइट पोजीशन थोड़ी सी कम रखें, या फिर रखें तो हेज से। हेज कैसे होनी चाहिए? 150 पॉइंट तक ऊपर नीचे खुले तब तक तो आप कंफर्टेबल रहिए, उससे ज्यादा खुले तो फिर आपके पास हेजिंग होनी चाहिए। तो आप ये समझिए आपकी लॉन्ग पोजीशन है, 17,900 का कॉल ऑप्शन खरीद कर आप हेज कर सकते हैं, और शॉर्ट है तो 18,300 का 17,900 का पुट ऑप्शन खरीद कर हेज कर सकते हैं। अगर आप लॉन्ग है तो तेजी की पोजीशन है तो, जिससे आपकी हेजिंग हो जाएगी। और अगर आप शॉर्ट है तो 18,300 का कॉल ऑप्शन खरीद कर हेज कर सकते हैं। नई पोजीशन बनाने की राय नहीं है अभी, नया कुछ नहीं, जो है वो संभाल लो, उसमें भी कम रखो ओवरनाइट। कल जैसा खुलेगा वैसा। देखो ये मार्केट है ना, आपको रोज मौका दे रहा है दोनों तरफ का। आज भी छोटा ही सही दिया, नहीं तो कोई बात नहीं, और अगर मौका नहीं दे रहा है तो फिर करना भी क्यों है आपको? राइट। सो इसलिए शांति रखें। बैंक निफ्टी 42,300 के आसपास बंद हो रहा है, यहाँ पे भी नया ट्रेड बनाने की राय नहीं है। लॉन्ग है 42,000 का पुट जरूर रखें, शॉर्ट है 42,500 या 42,600 का कॉल ऑप्शन जरूर खरीदे, बस और कुछ ना करें। पता नहीं जो हिसाब से आज बाजार गिरने से इनकार कर रहा है, ये हो सकता है 2 दिन डाउ गिरने के बाद आज डाउ रिकवर हो जाए, शायद हमारे बाजार कहीं कहीं उसको एडजस्ट करने की कोशिश कर रहे हैं। तो की 2 चीजें हैं, डाउ और उसके बाद आज के एफआईज के आंकड़े। ऐसा लग रहा है एफआईज ने भी ज्यादा बेचा नहीं होगा आज, ट्रेडर्स की तरफ से पोजीशन थोड़ी सी ज्यादा हल्की होती हुई नजर आ रही है। तो फ्रेश पोजीशन कुछ नहीं बनानी है, उसको मिनिमम करके हेज करके चलें, चलिए ठीक है। तो ये है आपके लिए
अनिल जी की तरफ से आज की फाइनल मार्केट स्ट्रैटेजी। 18,100 के एग्जैक्ट लेवल पर आपको निफ्टी समय दिख रहा है। आइए कुछ और नंबर्स की बात करनी है। आरबीएल बैंक, अभी इस चार्ट पर हम चर्चा कर ही रहे थे, एक बार नंबर्स भी जान ले कैसे रहेंगे। नुपुर है हमारे साथ तैयार। नुपुर बताएं क्या है अनुमान। बिल्कुल आरबीएल बैंक के नतीजे अच्छे रहेंगे क्योंकि जिस हिसाब से कंपनी ने अपडेट दिया था Q3 का, वहाँ पे पता चला था कि एडवांसेस 14% से बढ़कर आए थे, डिपॉजिट में भी 11% की ग्रोथ थी, तो उसके चलते जो नेट इंटरेस्ट इनकम होगा वहाँ पे अनुमान है कि करीबन 10% से इस बार बढ़ के आ सकते हैं। जो मुनाफा होगा वो 31% का इस बार का अनुमान है ग्रोथ का। ग्रॉस एनपीए भी सुधर कर आएंगे, 3.8% से 3.6% रह सकते हैं। नेट एनपीए भी देखें तो 1.2% के आसपास आ सकते हैं। जो नेट इंटरेस्ट मार्जिन होगा नेम्स, वो भी इस बार स्टेबल रह सकते हैं। तो यही है कि इस बार अनुमान है कि काफ़ी बढ़िया नतीजे रहने वाले, जिस हिसाब से स्ट्रॉन्ग अपडेट दिया था कंपनी ने। बिजनेस का जो मोमेंटम है वहाँ पर भी बढ़ोतरी है, तो उसके चलते अच्छे नतीजे रह सकते हैं। और जो स्लिपेजेस है वहाँ भी गिरावट हो सकती है, ऐसा अनुमान है इस बार का। तो ज़्यादा कुछ खास नंबर्स नहीं रहने वाले, नंबर्स ठीक रहेंगे। जिस हिसाब से अपडेट आया था उस हिसाब से नंबर्स ठीक है। एसेट क्वालिटी में सुधार दिखेगा, बिल्कुल सुधार रहेगा। चलिए एसेट क्वालिटी में सुधार रहेगा। स्टॉक वैसे मूवमेंट के मूड में नहीं है, बट इंप्रूवमेंट दिखा सकता है। इंडसइंड बैंक से तो हमने आज डेफिनेट इंप्रूवमेंट देखा था। स्टॉक ने वैसा रिएक्शन नहीं दिखाया क्योंकि बाजार का सेंटिमेंट उतना मजबूत नहीं है, बट नंबर्स काफी अच्छे थे इंडसइंड बैंक के। एक बार वागले साहब से चार्ट पर भी राय ली जाए। वागले साहब, कमजोर है बट 1200 का लेवल होल्ड कर रहा है क्लोजिंग पर इंडसइंड बैंक सर। ओके, वागले साहब के साथ थोड़ा ऑडियो इशू आ रहा है। हिमांशु जी जरा आप एक बार चार्ट देख लें सर, इंडसइंड बैंक के 1200 का लेवल। दीप देखिए, बहुत ही लैकलस्टर मूवमेंट है स्टॉक में। अगर पिछला काफी हफ्तों का मैं डेटा देखता हूं तो स्टॉक 1250, 1180 इसी ट्रेडिंग एंड में टिका हुआ है। लेकिन अच्छी बात यह है कि बाजार की वॉलेटिलिटी के बावजूद स्टॉक एक हायर लेवल पर अपनी कंसोलिडेशन फेज से गुजर रहा है। तो मुझे लगता है इवेंचुअली ये ब्रेकआउट अपसाइड की तरफ हो सकता है और स्टॉक 1180, 1175 के जोन में आता है तो खरीदारी करके चला जा सकता है। 1150 के नीचे का क्लोजिंग बेसिस पर स्टॉप लॉस रहेगा। बड़ा मोमेंटम स्टॉक में 1240, 1250 के ऊपर अगर क्लोज होता है तभी आता हुआ नजर आएगा। है आपके लिए इंडसइंड बैंक का। बाय द वे एक और मिड कैप बैंक है जिसके नंबर्स आने वाले हैं। आरबीएल की तो बात हो गई, बंधन की भी बात कर ली जाए। नुपुर बताइए यहाँ पर कैसी रहेगी परफॉर्मेंस? यहाँ पे मिला जुला रह सकता है बंधन बैंक का, क्योंकि कंपनी की जो नेट इंटरेस्ट इनकम है अनुमान है कि करीबन 7% की ग्रोथ आ सकती है। मैं याद दिला देती हूँ क्योंकि बेस में प्रॉफिट जो था वो काफ़ी ज़्यादा था, क्योंकि प्रोविजनिंग जो थी वो पिछले साल बहुत कम ली गई थी। तो 859 करोड़ के बेस पे इस बार 200 करोड़ का प्रॉफिट आते दिखेगा। तो 80% करीबन 75-80% का डाउनफॉल होगा। लेकिन यहाँ पे ध्यान रखना है कि बेस हमारा काफ़ी ज़्यादा था लो प्रोविजनिंग के चलते। इस बार अनुमान है कि जो नेट इंटरेस्ट मार्जिन है वो थोड़े से दबाव में आ सकते हैं। एमएफआई जो बुक है वहाँ पे भी ज़्यादा राइट ऑफ्स हो सकते हैं, और लेकिन दूसरी तरफ जो लोन ग्रोथ है वो बेटर रहेगी। तो बंधन बैंक के नतीजे काफ़ी मिले जुले हो सकते हैं। नेट इंटरेस्ट इनकम तो बढ़कर आएगी लेकिन प्रॉफिट्स गिरे हुए दिखेंगे हाई बेस के चलते, और नेट इंटरेस्ट मार्जिन में भी थोड़ा इस बार दबाव हो सकता है। तो ये है आपके लिए बंधन बैंक। दोनों मिड कैप बैंक से नंबर्स कर, दोनों इंटरेस्टिंग बैंक और दोनों ही बैंक ऐसे हैं जो ट्रेडर्स फेवरेट है। बिल्कुल। आइए देखते कैसे रहते हैं रिजल्ट। लेकिन आइए वागले साहब के लिए बिगुल वागले का वंडर। बताएं वागले साहब। ये एक स्पेशल कॉल है। पहले तो डिस्क्लोजर कि हमने हमारे क्लाइंट को एक 2 रुपए नीचे दिया है, क्योंकि आई थिंक मेरा फोन कट गया था, इसके लिए मैं दे नहीं पाया। वेदांता में एक बड़ा वाला ब्रेकआउट मुझे दिखाई देता है इनवर्स हेड एंड शोल्डर का। हालांकि 331, 332 का वो लेवल है जो ब्रेकआउट है, अभी 334 है। तो यहाँ पर ले थोड़ा सा नीचे आता है तो ऐड करे। मुझे कम से कम 355, 360 के टारगेट 2 से 3 दिन में दिखाई देते हैं। एक आध दिन इधर उधर हो सकता है। आपका स्टॉप लॉस 327 का होना चाहिए। ओके, तो 327 के स्टॉप लॉस के साथ वेदांता पर करें आप खरीदारी। 355, 360 के होंगे आपके लिए टारगेट्स, इस पर रखनी है नजर। अभी हम बात कर ही रहे थे वेदांता, हिंदुस्तान जिंक, दोनों पर एक बढ़िया मूव आपको आती हुई दिखी थी। अदानी एंटरप्राइजेज 4% नीचे बंद हो रहा है। आज सुबह स्टॉक ऑफ द डे में इसकी बात भी करी गई थी। एफपीओ भी आ रहा है। एक बार कुणाल जी चार्ट चेक ले लिया जाए। कुणाल जी 3.5-4% का ब्रेकडाउन। टॉप लूजर आज निफ्टी पे अदानी एंटरप्राइजेज सर। देखिए, आज सवेरे ही जैसे अनिल जी ने कहा कि इसमें कमजोरी देखने को मिलेगी, और सवेरे से ही हम इस स्टॉक में लगातार कमजोरी देख रहे हैं। किस तरह का कोई पुल बैक भी नहीं हुआ, तो मुझे लगता है कि कमजोरी थोड़ी और बढ़ सकती है। जिस तरह का चार्ट स्ट्रक्चर है
स्टॉक एक बार के लिए 3300 के लेवल्स भी आपको दिखा सकता है, जहां पर मेजर सपोर्ट है। तो ओवरऑल ट्रैजेक्टरी बेरिश हो गई है, लोअर पीक्स की श्रृंखला चार्ट पर दिख रही है, 3300 तक ये स्टॉक जाता हुआ दिखाई दे रहा है। तो कोई फिलहाल इन स्तरों पर खरीदारी की राय नहीं, कोई खरीदारी की राय नहीं है अदानी एंटरप्राइजेस पर। आइए फिर क्लोजिंग की तरफ बढ़ते हैं। उतनी इवेंटफुल एक्सपायरी नहीं रही है जितना शायद एक बार के लिए लग रहा था। शुरुआत ठीक ठाक हुई बाजार की, फिर थोड़ा फिसले, फिर रिकवर हुए और बहुत ही सीमित दायरे में अगर आप रेंज देखेंगे, बहुत ही छोटी रेंज में आज पूरे दिन आपने बाजार में कारोबार करते हुए देखा है। करीब 250 पॉइंट निफ्टी बैंक निफ्टी पर रेंज रही और करीब 100 पॉइंट की रेंज आपने निफ्टी पर आज देखी है। अदानी एंटरप्राइजेस जिसकी बात चली रही थी, टॉप लूजर है। एशियन पेंट्स नतीजों ने किया है डिसअपॉइंट, स्पेशली वॉल्यूम ग्रोथ के फ्रंट पर, वहां पर भी आप 3% का कट देख रहे हैं। टाटा मोटर्स 2% नीचे था। इंडसइंड बैंक अच्छे नतीजे बट खराब रिएक्शन। कोटक बैंक कमजोर रहा। टाटा कंज्यूमर, टाइटन पर आज सुबह एक ब्रोकरेज डाउनग्रेड भी आया था। HUL यहां पर नतीजों का इंतजार है, उससे पहले सुस्त। ITC भी आज सुस्त रहा। बजाज ऑटो, बजाज फिनसर्व, JSW स्टील, डॉक्टर रेड्डीज, इन्फी, हिंडाल्को, एयरटेल, अपोलो हॉस्पिटल्स, ब्रिटानिया, इन सभी काउंटर्स में आपने गिरावट देखी है। खरीदारी कहां पर हुई? कोल इंडिया लगातार दूसरे दिन अच्छी परफॉर्मेंस, 3.5% ऊपर। UPL सुबह कॉल भी आई थी इस पर, 2% ऊपर। ONGC अच्छी खरीदारी। टाटा स्टील ये भी पॉजिटिव रहा। HDFC लाइफ, एक्सिस बैंक, टेक महिंद्रा एंड HDFC बैंक और HDFC ये भी थोड़े स्टेबल ही रहे, तो बाजार को नीचे से थोड़ा सपोर्ट इन दोनों काउंटर्स ने दिया है। वायदा कारोबार की तरफ आए, बड़ी मूव परसिस्टेंट सिस्टम्स नतीजों के बाद 6.5% ऊपर। वेदांता, पॉलीकैब और हैवेल्स दोनों के अच्छे नतीजे आए, दोनों में अच्छा रिएक्शन, स्पेशली पॉलीकैब 2.5% ऊपर ये काउंटर। एक्साइड, हनीवेल ऑटो, इंटरग्लोब, चोला इन्वेस्टमेंट, ACC, मैक्स फाइनेंशियल, सेल, जुबलेंट फूड, श्री सीमेंट, M&M फाइनेंस, IOC और TVS मोटर्स यहां पर भी आपने पॉजिटिव मूव्स बनती हुई देखी हैं। बट गिरावट थी टोरेंट पावर, 5.5% का कट इस काउंटर पर आया है। इंडिया बुल्स हाउसिंग ये बैन से बाहर आने के बाद 4% नीचे था। मनापुरम, ICICI लोम्बार्ड, RBL बैंक, ट्रेंट, बलरामपुर, जी एंटरटेनमेंट, AB फैशन, बर्जर पेंट्स, JK सीमेंट्स और कमिंस यहां पर भी आपने वीकनेस देखी है। टाटा केमिकल्स ये स्टॉक भी आपको कमजोर ही होते हुए दिखा है। कैश मार्केट कई सारे काउंटर्स थे जो जहां पर भी रेडार पर रहे। रैलिस इंडिया नतीजों के बाद 9% टूटा है ये काउंटर। अदानी ग्रुप से अदानी ग्रीन भी कमजोर रहा। एजिस लॉजिस्टिक्स, GMM फॉडलर, मजगांव डॉक पर भी आपने वीकनेस देखी है। बट KEI इंडस्ट्रीज, प्रिज्म जॉनसन, हिंदुस्तान जिंक जहां पर नतीजे और डिविडेंड का इंतजार है। कल्पतरू, महिंद्रा लाइफ और वी-मार्ट रिटेल यहां पर आपने पॉजिटिव मोमेंटम देखा है। अनिल जी, 18,100 के जस्ट नीचे करीब आधे पॉजिटिव मोमेंटम देखा है। अनिल जी, 18,100 के जस्ट नीचे करीब आधे % के कट के साथ आप निफ्टी की क्लोजिंग देख रहे हैं और 42,300 के जस्ट नीचे 160 पॉइंट का कट बैंक निफ्टी। बट एवरेज मेरे ख्याल से 18,100 के आसपास की आएगी और बैंक निफ्टी भी 42,275, 300 के आसपास यहीं पर आनी चाहिए। लेट्स सी कहां पर आती है आपके लिए फाइनल क्लोजिंग। लेकिन उससे पहले गुरुवार के दिन जो भी एक्सपर्ट्स होते हैं वो बाजार बंद होने के बाद भी उतने ही चौकन्ने रहते हैं जितना बाजार के दौरान, क्योंकि उनको पता है मुश्किल सवाल आते हैं और बिल्कुल जो कुछ भी प्रेशर एक्सपायरी की वजह से बनता है वो प्रेशर हम खत्म करने के। एक जैन साहब क्या कागज पहन लेके तैयार है? बिल्कुल सर, बिल्कुल। ओह माय गॉड, इतनी तैयारी जैन साहब की, वाह, बहुत ही बढ़िया। तो आइए जैन साहब की तैयारी को आगे पहुंचाते हैं। आ रहा है आपका पसंदीदा शो बात दुनिया की। आज शाम बात दुनिया की में कौन सी है वो बेहतरीन स्टोरीज जो आपको देखनी है, पहले देख लीजिए उसकी एक झलक। चीन में व्हीलचेयर वाले प्यार की अनोखी दास्तान। डंक मारने वाली मधुमक्खियों को बचाएगा टीका। सोफे पर बैठकर पैराग्लाइडिंग का आनंद। 2 BHK की कीमत में मिल रहा है पूरा आइलैंड। अदालत में अब वकील नहीं, रोबोट लड़ेगा केस। देखिए बात दुनिया की आज शाम 4:26 पर सिर्फ जी बिजनेस पर। ये है 5 आपके लिए बेहतरीन झलकियां, और भी खबरें होंगी। चीन में व्हीलचेयर पर प्यार की कहानी और इंटरेस्टिंग डंक मारने वाली मधुमक्खियों के लिए टीके। वैक्सीन, हाँ क्या बात है, उनके लिए भी टीके बचने के लिए। मैं सोच ही रहा हूँ उनको पकड़ के लगाएंगे कैसे। हाँ मतलब कैसे तो पकड़ोगे, कैसे लगे, आई डोंट नो। और इतनी सी तो जान है उनमें, इतना बड़ा टीका।
या मे बी हमें टीका लगेगा ताकि वो हमें डंक ना मारे, ऐसा हो सकता है। आई डोंट नो। तो वी नीड सम वॉलंटियर्स देन। पूछा दो चार को जिनको टीका लगा के मधुमक्खी के छत्ते के नीचे खड़ा कर दो, लो आ गई, चूसो, देखो आपके अंदर वैक्सीन जा रही है। दी व्हाट इज आइडिया सर। अच्छा ना। ओके, और पैराग्लाइडिंग करें आप सोफे पर, 2 BHK की कीमत में मिल रहा आइलैंड, और अदालत में आपका केस लड़ेंगे रोबोट। बताएं किसी को कोई अगर स्टोरी पसंद आ रही है उस पर किसी की विशेष टिप्पणी। जी जैन साहब बताएं। पांचों स्टोरीज में 5 तो ऐसा तो फिर आप बोल दो, आप भी बहुत अच्छे लगते हो अनिल जी, इसमें क्या है। ऐसा नहीं, एक बोलो। रैंकिंग कर देता हूँ सर। नंबर 1 तो देखिए ये 2 BHK वाला आइलैंड, 2 BHK के कॉस्ट पे आइलैंड। नंबर 2 सोफा पे पैराग्लाइडिंग। नंबर 3 ये जो रोबोट वाला जो है ये बहुत डेंजरस है। रोबोट अगर एडवोकेट हो जाएगा तो फिर तो एनालिस्ट भी रोबोटिक हो जाएंगे, आजकल वैसे ही रोबोटिक ट्रेडिंग हो रही है। फिर चाइना वाला जो न्यूज है वो भी मस्त है, वो देखते हैं कैसा है। बाकी मधुमक्खी वाला तो मुझे लगता है कि शायद हमें लगाएंगे टीके और मधुमक्खी काटे तो भी आपका फिर वो फूलता नहीं हो, वैसा कुछ। चलो बढ़िया, जैन साहब अपने आपको वॉलंटियर करेंगे, लेकिन सच्चे मारवाड़ी के अंदर जैन साहब ने पहला जो पसंद किया है 2 BHK के दाम में सस्ता आइलैंड मिलता हुआ, बहुत ही बढ़िया। अच्छा, और कुछ शायद कुणाल जी कुछ कहना चाहते हैं। जी कुणाल जी। अनिल जी देखिए, मैं तो ये जो 5वीं स्टोरी थी कि रोबोट अनिल जी केस लड़ेगा अदालत में, तो क्या अनिल जी रोबोट बंसल जी का केस घर पर लड़ पाएगा? अनिल जी ये रोबोट की असली पहचान होगी, तो अनिल जी क्या घर पर भी लड़ाई कर पाएगा रोबोट? अनिल जी ये पता कीजिए। अनिल जी सोफे पर ये टेक्नोलॉजी अभी तक बनी नहीं है सर। अनिल जी वो भी इंटरेस्टिंग है। हाँ, ये वाली टेक्नोलॉजी बनी नहीं है सर अभी। घर पे केस लड़ने वाली केस लड़ा रोबोट लड़ेगा तो भी कहां पर? सुप्रीम कोर्ट में, कोर्ट में। करेक्ट। एपेक्स कोर्ट में क्या केस लड़ना, वहां तो फैसला ही आता है। क्यों बंसल जी, सही है ना? बिल्कुल सही अनिल जी। और एक चीज अनिल जी, जो मधुमक्खी वाली वो जो है ना वैक्सीनेशन वाली, इंजेक्शन वाली, अनिल जी तो ये तो फेल हो जाएगा। रीजन क्या है कि कई लोग 80% लोग तो अनिल जी इंजेक्शन से इतना डरते हैं, उनको मधुमक्खी के काटने में उतना दर्द नहीं होता जितना दर्द इंजेक्शन लगने से पहले इंजेक्शन लगने का होता है अनिल जी। और अनिल जी सबसे बढ़िया स्टोरी मुझे लगी वो सोफे पर पैराग्लाइडिंग वाली। तो उस पे अनिल जी मैं और कुणाल जी उस सोफे पे बैठ के पैराग्लाइडिंग करते हुए राकेश कुणाल चौट कार्नर देंगे अनिल जी। बेल्ट बांध कर रखे हैं भाई साहब, ध्यान रखिएगा। सोफे पे बैठे आराम से, मतलब इसलिए नहीं कि मतलब हवा भी तेज चलती ना, कि उड़ उड़ा गए तो। करेक्ट, तब क्या करोगे। चलिए, तो ये है हमारा खास शो बात दुनिया की। जरूर देखिएगा आज शाम 4:26 पर। इसके बाद हमारे पास जो शो है आपके लिए खास, वो बता दिया जाए। चैट जीपीटी सुर्खियों में है। ये शब्द कोई जादू तो नहीं, लेकिन किसी जादू से कम भी नहीं है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का एक ऐसा अजूबा जो आने वाले दिनों में इंटरनेट की दुनिया का गेम चेंजर साबित हो सकता है। लॉन्च के कुछ ही दिनों में हालत ये हो गई कि स्कूल कॉलेज अपने छात्रों को असाइनमेंट करने में इसकी मदद नहीं लेने की हिदायत दे रहे हैं कि अपने आप होमवर्क करो, चैट जीपीटी से मत पूछो। चैट जीपीटी, नॉट चैट, सॉरी, चैट जीपीटी से मत पूछो। आखिर क्यों है सुर्खियों में चैट जीपीटी? आज शाम 6 बजे हम इसी पर करेंगे चर्चा, समझेंगे कि आखिर ये काम कैसे करता है, इसका इस्तेमाल लोगों के पढ़ने लिखने की क्षमता को कम कैसे कर सकता है, क्या ये गूगल के लिए बन सकता है बड़ा खतरा। जवाब देंगे सारे एक्सपर्ट। चैट जीपीटी ये सब जानता है। अंकुश सबरवाल, जाने माने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एक्सपर्ट, अमित दुबे साइबर एक्सपर्ट, और मंजीत जैन साहब हैं जो कि है चेयरमैन एजुकेशन इंडिया के। इन तीनों से करेंगे हम मुलाकात। चैट जीपीटी ये सब जानता है। ये है शो जो आपको देखने चाहिए, न कि वो लड़ाई झगड़े मारपीट, सॉरी नॉट मारपीट तो कभी कभी होती है, साल 2 साल में लड़ाई झगड़े चीखने चिल्लाने वाले पॉलिटिकल डिबेट वाले शो। करेक्ट। उसके मुकाबले में ये शो है जो आपकी जानकारी, नॉलेज बढ़ाएंगे, आपके काम आएंगे। इस बार बजट में कैपिटल गेन टैक्स नियमों को सरल और सुव्यवस्थित बनाने की सिफारिश की गई, जिसमें अलग अलग होल्डिंग अवधि, इंडेक्सेशन, असमान इंसेंटिव से जुड़े नियमों में समानता लाने की बात हो रही है। आज रहेगी इसी पर चर्चा, जानेंगे कैपिटल गेन टैक्स की मौजूदा व्यवस्था में कहाँ है और सुधार की गुंजाइश। मनु गुरु में हम करेंगे बात। हमारे साथ होंगे मोहित गांग साहब, सीईओ मनी फ्रंट से, और धवल कपाड़िया साहब, हेड मैनेज पोर्टफोलियो मॉर्निंग स्टार से। इनसे करेंगे बात कैपिटल गेन टैक्स सुधार की दरकार। रात 8 बजे हमारी प्राइम टाइम स्टोरी। सरकार बजट में इस बार इनकम टैक्स में बड़े बदलाव कर सकती है और सूत्रों के मुताबिक इस बार नए टैक्स सिस्टम में 5 लाख रुपए तक की आय पर छूट मिल सकती है। ये स्टोरी आज सुबह ही
हमारे संवाददाता तरुण शर्मा ने की। इंडिया 360 डिग्री में हम जानेंगे इस बजट बड़ी टैक्स बचत, क्या ऐसा कोई उपहार मिडिल क्लास लोगों को मिल सकता है। सरकारी स्कूलों में दाखिले काफी ज्यादा बढ़े हैं, जो कि अच्छी बात है, लेकिन एडमिशन बढ़ने के साथ ही प्राइवेट ट्यूशन पढ़ाने के ट्रेंड में भी आई है तेजी, और ये मानना है एनुअल स्टेटस ऑफ एजुकेशन रिपोर्ट में। इसी का होगा आज विश्लेषण। सरकारी स्कूलों में एडमिशन तो बढ़े हैं, लेकिन शिक्षा व्यवस्था कितनी सुधरी और लोग प्राइवेट ट्यूशन अब भी क्यों कुछ ज्यादा ले रहे हैं। ट्यूशन भरोसे स्कूल चले हम, ये हमारी आज की दूसरी कवर स्टोरी। 18,100 को होल्ड करने में रहे कामयाब हम निफ्टी पर। वेरी नाइस। 57 अंक के नुकसान के साथ सेंसेक्स 187 अंक नीचे हुआ है बंद 60,850 के आसपास, और बैंक निफ्टी फाइनली 129 अंकों के नुकसान के साथ 42,328 यहां पर बंद होता हुआ दिख रहा है। 145 अंक नीचे है डाउ फ्यूचर्स, 55 अंक नीचे है नैस्डैक फ्यूचर्स। ये समाचार समाप्ति के वक्त का हाल है। विदा लेने का वक्त है। कुणाल जी, राकेश जी, सुमित जी, आप तीनों का धन्यवाद। जैन साहब, वागले साहब और हिमांशु जी का भी शुक्रिया। कल है फ्राइडे। ओह, कल पूरा एक्शन आ गया। फ्राइडे वीकली क्लोजिंग भी होगी, भरपूर एक्शन भी होगा, आप सबसे मुलाकात भी होगी। फिलहाल मुझे और दीप को इजाजत दीजिए।